That's why they are slightly more mature than boys in training induction. You can also see कि उनका physical strength भी boys से ज़्यादा है in the category of 11 to 16. It can happen, right? So at this stage, nutritional point of view से हमें क्या करना है? This is the phase of optimum supportive nutrition. This time you have to give enough support through nutrition जिससे कि वो ये सब चीजें उनका जो general development है वो हो पाए. We don't have to focus on any specific nutrient. किसी भी एक चीज पे फोकस नहीं करना है. मतलब 0 से लेके 16 साल की उम्र तक आपको इतना टेंशन लेने का जरूरत नहीं है कि एथलीट का प्रोटीन इंटेक क्या है और कार्बोहाइड्रेट इंटेक क्या है. मे बी यू कैन स्टार्ट ट्रैकिंग देयर डाइट फ्रॉम 13-14, बट स्टिल द न्यूट्रिशन इज सपोर्टिव, not specific, right? Now when we talk about optimum supportive nutrition, what does it mean? When I say like active start, excuse me, so active start 0 to 6 year, इस time पे हम क्या कर सकते हैं? I'm sure most of the coaches don't have athletes in this age group, but I'm sure all of you have some kids in your families and around, and you want them, if you want them to go into sports, what are the steps we can take in this stage which will help in developing a great athlete? So first is सबका एबिलिटी जो है वो उनके जेनेटिक मेकअप से डिसाइडेड होता है, राइट? वी हैव आवर जीन्स, वी हैव द हेरिडिटी और आनुवंशिकता जैसे हिंदी में बोलते हैं. जीन्स डिसाइड करते हैं कि आपका हाइट कितना होगा, आपका स्ट्रेंथ कितना होगा, एज वी ऑल नो. न्यूट्रिशन का रोल है आपकी जनरल जीन्स, आपकी जेनेटिक मेकअप को सपोर्ट करना. अगर किसी का हिस्ट्री में है दैट उसका फैमिली में उसके पेरेंट्स की हाइट ज्यादा है, ही इज वेरी टॉल एंड ऑब्वियसली ही विल बी टॉल, बट अगर हम उसको पर्याप्त न्यूट्रिशन ना दें, अगर 0 से 6 साल की उम्र में उसको इनफ प्रोटीन, कैल्शियम या कार्बोहाइड्रेट ना मिले, तो ऐसा हो सकता है कि डिस्पाइट कि उसके जीन्स में टॉलर एट्रीब्यूट था, बट वो नहीं पहुंच पाया उस हाइट पे बिकॉज उसकी डाइट न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट थी, राइट? और इस टाइम पे होने वाला डैमेज इज इरिवर्सिबल. इसको आप ठीक नहीं कर सकते बाद में जाके. So we have to understand that this is a very very important stage. आपको पेरेंट्स को जिसके भी कांटेक्ट में आते हैं, if you think कि आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो इस एडवाइस से फायदा मिल सकता है, उनको दीजिए कि इस टाइम पे होने वाला जो डेफिशिएंसी है it will be irreversible. So make sure that enough nutrients are provided. Another thing is initiation of a healthy relationship with food. At this stage we start a relationship with food which should be healthy. Healthy relationship का meaning ये है कि picky eating habits, erratic eating habits, pattern जो गलत develop हो जाता है बचपन से, ठीक है, choosiness जिसको हम simple form में कह सकते हैं, इन चीजों पे इसी टाइम पे हम नियंत्रण कर सकते हैं. अगर यहाँ पे आपको बच्चे को एवर्जन डेवलप हो गया है, उसने एक स्पेसिफिक टाइप के वेजिटेबल्स नहीं खाता, फ्रूट्स नहीं खाता, he likes to eat more simple carbohydrate, sugary food ज़्यादा पसंद करता है, so this is a time where you have to correct these behaviors, right? So a healthy relationship you have to set with food, and this will help the athlete all through his life, because उसका खाने के साथ रिश्ता जो है वो ऐसा रहेगा कि it will not be a punishment or a reward. It is just food. He'll think of food as something which provides him nutrients, right? Another thing is early introduction to variety of food. यहाँ पे हम ये कर सकते हैं कि ज्यादा नए नए फूड्स बच्चों को इंट्रोड्यूस कराएं ताकि उनका टेस्ट डेवलप हो, एंड घर में एटमोस्फेयर, a healthy food culture should be developed, right? Going to next stage, that is sports based, 16 to 12 years of age. यहाँ पे किन बातों का ध्यान देना चाहिए? यहाँ पे ध्यान देना चाहिए क्वालिटी इंस्टीड ऑफ क्वांटिटी. इस एज ग्रुप के बच्चे, they are more into play, they have shorter attention spans, they're busy playing, so they do not want to invest a lot of time in eating, so quality is important. और प्लस उनका जो स्टमक का कैपेसिटी है वो भी कम होता है, वो ज्यादा मात्रा में नहीं खा सकते हैं, तो जितना भी मात्रा में खा रहे हैं उसका क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, क्वालिटी प्रोटीन होना चाहिए. प्रोटीन मक्के में भी होता है, प्रोटीन राइस में भी होता है, बट उसको हम अच्छे क्वालिटी का हाई बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन नहीं मानते हैं, राइट? वेरेज अंडे का, दूध का प्रोटीन जो है अच्छा बायोलॉजिकल प्रोटीन, हाई वैल्यू प्रोटीन माना जाता है. तो यू हैव टू मेक श्योर कि उनकी डाइट में इनफ गुड क्वालिटी प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट्स हो, और कुल मिला के क्वालिटी अच्छा हो खाने का. टेस्ट डेवलप करना है हेल्थियर फूड्स के लिए, दैट कैन बी डन देयर. Another important thing in this age group is growth and developmental goal assessment. At this time you have to make sure कि उसके growth और development
can identify the problem, you can solve the problem. It is nutritional, psychological, emotional, whatever it is, right? Another thing we can do is do not reward with healthy foods. कभी भी बच्चे में ये behavior develop नहीं करना है that okay, if you perform good we are going to have a cake, if you perform good we are going to have a pizza. This develops a reward system. They think that unhealthy food is something that should be have, और ये एक reward है. So what we are doing, हम healthy foods को नीचे ला रहे हैं और unhealthy foods को promote कर रहे हैं. We are thinking as if they are something good, right? So this should be limited. Dehydration is very detrimental to children. इस age group के बच्चों में dehydration का problem और उसके consequences is very very bad, right? So हमको ये भी ध्यान रखना है कि इस age group के बच्चों को as a coach, when you are taking them for the practice or anywhere, you have to constantly remind them to have enough water. So these are the important things in this age group. Now coming to 12 to 16 years of age, as I already told you, this is an example of growth chart, right? And again the link to the growth chart. 12 से 16 साल में क्या करना है? This is the crucial time, क्योंकि यहाँ पर शुरू होता है हमारा puberty या peak height velocity या growth hormones का secretion, जिससे कि हमारे secondary sexual characteristics develop होते हैं, maturity की तरफ बच्चा कदम बढ़ाने लगता है. Girls, they start doing it a bit early than boys. Obviously, जब growth हो रहा है, when you are making a house, you need your cement, you need your bricks, right? उसी तरह से जब शरीर बढ़ रहा है, तो बढ़ने के लिए कच्चा सामान, raw material कहाँ से मिलेगा? वो raw material is food. Food gives us all the nutrient which makes our body. Body में कोई भी चीज बिना nutrient के नहीं बन सकती, चाहे वो आपके बाल हो, चाहे आपके bones हो, चाहे teeth हो. तो जब बच्चा grow कर रहा है, तो growth requirements very high. It is one of the time where the nutrient requirements are highest, right? Calcium requirements very high, iron requirements high, और general protein requirement, because protein is the building block of the body, so वो भी बहुत high रहता है. Metabolic cost ज्यादा है, बच्चे जो है energy ज्यादा खर्च करते हैं. Metabolic cost मतलब BMR. BMR is basal metabolism rate. Basal metabolism rate को अगर साधारण भाषा में समझाऊं तो ये वो energy है जो जिंदा रहने के लिए हमें चाहिए. अगर हम कोई भी काम नहीं कर रहे, we are just sitting at home, which we are mostly in the lockdown. So अगर सिर्फ बैठे हुए हैं, ज्यादा एक्टिविटी नहीं है, तब भी हमारी बॉडी को इनवॉलंटरी काम करने के लिए, इनवॉलंटरी मतलब दिल का धड़कना, आंखों का झपकना, जनरल काम करने के लिए, ब्लड का फ्लो, ये मेंटेन करने के लिए कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए. सो वो जो एनर्जी होती है उसको हम BMR मानते हैं, राइट? सो BMR इज, और बच्चों का जो BMR है मोस्टली अडल्ट की कंपैरिजन में इट इज हायर. ठीक है, तो उनका एनर्जी खर्च ज्यादा होता है, इवन इफ दे डोंट डू एनीथिंग. ओके, रिलेटिवली मोर फैट यूज ड्यूरिंग एक्सरसाइज. बच्चे जो है इस एज में दे यूज मोर फैट, स्पेशली गर्ल्स में आफ्टर द पीरियड हार्मोनल डेवलपमेंट होने लगता है, हार्मोन सिक्रेशंस की वजह से दे स्टार्ट डिपॉजिटिंग फैट का डिपॉजिशन ज्यादा होता है, एज वेल एज यूटिलाइजेशन भी ज्यादा होता है. सो एट दिस स्टेज यू हैव टू टेक केयर, इफ यू हैव गर्ल्स इन योर टीम और योर एथलीट, सो यू हैव टू मेक श्योर दैट उनका जो इस टाइम पे जो है तो आयरन लेवल्स ठीक रहे, और दूसरा वो किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो दे कैन डिस्कस विद एनीवेयर हु दे आर कंफर्टेबल विद. ओके, अगर आप देखते हैं कि सडनली किसी बच्चे में 12 से 14 साल के बीच में बहुत वेट गेन हो गया है, तो दैट मीन्स देयर आर सम हार्मोनल इश्यूज व्हिच नीड्स टू बी चेक्ड विद द क्वालिफाइड डॉक्टर और न्यूट्रिशनिस्ट, राइट? तो ये बात हमें ध्यान रखने का है. दूसरा है इलेक्ट्रोलाइट लॉसेस जो हैं वो बच्चों में एडल्ट्स के कंपैरिजन में ज्यादा होते हैं, डिफरेंट होते हैं. चिल्ड्रंस में, एडोलेसेंट और एडल्ट्स में जो लॉसेस हैं इलेक्ट्रोलाइट के, स्वेट का जो कॉम्पोजिशन है वो भी डिफरेंट हो सकता है. सो ये भी ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रोलाइट उनको सफिशिएंट मिले, सोडियम, पोटेशियम, एनर्जी ड्रिंक और व्हाटएवर. नाउ दिस वाज जस्ट एन एग्जांपल ऑफ हाउ 14-year girl uses more fat than carbohydrate and 16-year girl is using more carbohydrate. So we can see that जब period start होता है, menarche start होता है, menstrual cycle, it has that impact that it can increase fat deposition as well as using of fat as a fuel. Now coming to energy. Energy क्या है? Energy काम करने की क्षमता है. ओके, सिंपल भाषा में काम करने के लिए ताकत चाहिए, वो ताकत मिलती है खाने से. खाने में भी स्पेशली किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से, राइट? कार्बोहाइड्रेट इज द मेन फ्यूल ऑफ एनर्जी. Young paddlers जो हैं, they require 500 to 1500 calorie more than their sedentary peers. उन्हीं की एज ग्रुप के बच्चों में अगर एक
is a canoe sprint athlete and one is not, the canoe sprint athlete may need 1500 more kilocalorie than the sedentary player. So we have to make sure that there are enough calories. Few studies have measured the energy cost of children. So mostly क्या होता है, बच्चों पे उतने studies है नहीं, तो हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रापोलेट करते हैं रिजल्ट्स अडल्ट स्टडीज से, विच इज रॉन्ग, क्योंकि बच्चे और बड़ों के कॉम्पोजिशन में बहुत डिफरेंट होता है. देयर आर वेरियस मेटाबॉलिकल डिफरेंस बिटवीन अडल्ट्स एंड चिल्ड्रन. सो प्लीज मेक श्योर कि आप बच्चों के लिए जो है डाइटरी एडवाइस फॉलो करते टाइम कंसल्टेशन लें, बिकॉज बच्चों के हेल्थ कैन बी इम्पैक्टेड बैडली with wrong nutritional practices. Adults पे effect late आएगा, but if you have young athletes, you have to make sure that they have enough energy, as well as you have to monitor their intake. Protein. Obviously, as I told you that adolescent age में growth ज़्यादा है, तो obviously pre-teens और teens age, pre-teen 11-12 साल and then 13-14 teenage years में we need extra protein. Okay. जनरली एनर्जी इनटेक अगर पूरा है तो प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा हो जाएगा. अगर 3000 कैलोरी बच्चे का रिक्वायरमेंट है एंड इफ ही इज हैविंग दोस 3000 कैलोरी, उसका प्रोटीन रिक्वायरमेंट भी जनरली मिल जाता है. बट अगर नहीं मिल रहा है, इफ यू वांट टू मेक श्योर, तो प्रोटीन रिक्वायरमेंट 1.2 से 1.5 ग्राम पर केजी बॉडी मास या पर केजी बॉडी वेट पर डे के हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके, 1.2 से 1.5, इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन टू इंश्योर दैट you need to have total body composition and various tests, but generally 1.2 से 1.5 के बीच की रेंज में एवरेज लेके आप प्रोटीन दे सकते हैं. Also in this age, young athletes में risk of suboptimal protein intake is high, okay, because growth spurt ज्यादा है. Vegetarians, अगर बच्चा एथलीट वेजिटेरियन है, खास तौर पे ध्यान देना है उसके प्रोटीन इंटेक पे, ओके, या फिर हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट ले रहे हैं तो भी. कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा है डाइट में और वेजिटेरियन डाइट है, तो फिर ऐसे बच्चों में देखा गया है कि उनका प्रोटीन इंटेक इज सब ऑप्टिमल, इट्स नॉट एट द राइट लेवल. ओके, तो ये भी हमें ध्यान रखना है. कॉमन सोर्सेज हैं, यू कैन सी देम लेटर आल्सो. क्या क्या है, 30 ग्राम स्किम मिल्क प्रोटीन से आपको 10 ग्राम प्रोटीन मिलेगा. 10 ग्राम प्रोटीन के लिए कितनी मात्रा खानी पड़ेगी? प्लांट फूड की बात करूं, हमें सबको पता है कि एनिमल फूड से, मीट प्रोडक्ट से, दूध और दूध से बनी चीजों से मिलता है, बट प्लांट प्रोडक्ट की बात करूं तो 4 slices of bread will provide 10 gram of protein. 1 cup of soy milk will provide 10 grams of protein. 60 gram of nuts and seeds, कोई भी ड्राई फ्रूट्स हो या सीड्स हो, तिल, मूंगफली, अदर्स, 60 ग्राम तक खाना पड़ेगा तो आपको 10 ग्राम प्रोटीन मिलेगा. तो ये एक प्रॉब्लम हो जाती है वेजिटेरियंस के साथ, क्योंकि एज यू कैन सी, सपोज करिए 2 small eggs, 2 छोटे अंडों में आपको 10 ग्राम प्रोटीन मिलेगा. कोई भी बच्चा 2 अंडे खा सकता है, बट 4 स्लाइस ऑफ ब्रेड खिलाना थोड़ा मुश्किल है एक बार में. सो इसीलिए वेजिटेरियंस को कई बार प्रॉब्लम हो जाती है प्रोटीन इंटेक पूरा करने में. तो वी हैव टू मेक श्योर, अगर ऐसे आपके एथलीट्स हैं जो हु आर वेजिटेरियन and if you think उनका protein intake is suboptimal, then you should definitely consult a qualified dietitian who will tell you the tricks and tips ki how you can include more protein in their diet, right? Now coming to next phase, ये हमने phase 1 की बात करी थी जिसमें हमें supportive nutrition देना है, ठीक है, कोई specific nutrition नहीं देना है. Now we come to phase 2, जिसमें 14 से 17 साल competitive induction, when you train them for the competition, okay, training to compete. When they start competing at this age, 17 to 22, then training to win, that is 23 plus, when they start participating in bigger tournaments, and then active for life, which we should all be in later stages of life. So ये phase 2 का जो stage है, this is the phase of targeted goal bound nutrition. Targeted goal bound nutrition. Targeted goal bound nutrition का meaning है कि यहाँ पर जो है हमें specific nutrition goal decide कर रहे हैं और उस अकॉर्डिंग न्यूट्रिशन देना है. तो यहाँ पे आपको देखना जरूरी है कि आपका एथलीट बिल्कुल जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से ही खा रहा हो. अगर उसकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट इतनी है तो उसे उतना ही खाना है. आप थोड़ा भी जो है रिलैक्स नहीं हो सकते यहाँ पे. यू हैव टू बी स्ट्रिक्ट विद देयर डाइटरी प्लान्स. नाउ गाइडलाइंस फॉर स्ट्रेंथ एंड पावर स्पोर्ट्स. स्ट्रेंथ और पावर स्पोर्ट्स के लिए कौन से गाइडलाइंस दिए गए हैं? व्हाट आर द गाइडलाइंस दैट आई विल टेल यू. Strength and power athletes में studies have shown that they consume more total energy. Endurance athletes से अगर comparison करें runner से, marathoners से, वो power athletes definitely they eat more, but still जितना खाना चाहिए उतना नहीं खा पाते हैं.
ऐसा देखा गया है कि दे ईट मोर देन एंड्योरेंस एथलीट बट स्टिल दे ईट less than what is required by their body mass. Okay, so that's a problem. Another important point is strategic timing of nutrient intake. Timing is super important. Power sports mein timing is everything. Okay, please understand this, and I will emphasize again, timing of nutrient intake is everything in a strength and power sports such as canoe sprint. ओके, बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर एक्सरसाइज की गाइडलाइंस अगर आप पूरी तरह से फॉलो करेंगे, सिंसियरली फॉलो करेंगे, यू विल डेफिनेटली सी ए बूस्ट इन योर परफॉर्मेंस. सो स्ट्रेटेजिक टाइमिंग इज इंपॉर्टेंट ताकि आपका वर्क कैपेसिटी यानी एक्सरसाइज या ट्रेनिंग कैपेसिटी बढ़े, रिकवरी बढ़े और बॉडी कॉम्पोजिशन मेंटेन रहे. कैपेसिटी बढ़ाना है यानी परफॉर्मेंस बढ़ाना है, हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करने का कैपेसिटी बढ़ाना है, रिकवरी बढ़ाना है ताकि आप नेक्स्ट डे की ट्रेनिंग के लिए ठीक रहें और बॉडी कॉम्पोजिशन को भी हमेशा ठीक रखना है. Your athlete should have an ideal body composition, fat mass, fat free mass, bones. I guess सबको पता होगा basic body composition. हमारी body में bones होते हैं, muscles होते हैं, fat होता है, water होता है. तो ये चार मिलके हमारा basic body composition बनाते हैं. There are other elements also. Now coming to next point. So nutrient intake before, after, during is important. We will talk about it a bit later. Now these are the guidelines, you can read yourself, but मैंने इसका एक short table बनाया है which we will discuss here. न्यूट्रिएंट क्या है? खास तौर पे मैंने यहाँ पे सिर्फ कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन लिया है, फैट नहीं लिया है. फैट इज ऑल्सो मैक्रोन्यूट्रिएंट बट फैट नहीं लिया है. उसका कारण क्या है? अगर आप इनफ कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन ले लेते हैं, फैट विल ऑटोमेटिकली फॉलो, क्योंकि सारे फूड्स में अगर हम दूध की बात करें प्रोटीन है बट देयर इज सम अमाउंट ऑफ फैट, राइट? एग की बात करें प्रोटीन है बट इट हैज सम अमाउंट ऑफ फैट, कोलेस्ट्रॉल टू बी स्पेसिफिक. ओके, सो फैट अपने आप आ जाएगा. फैट के लिए उतना ट्राई करना जरूरी नहीं, बट कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के लिए यू हैव टू मेक एन एफर्ट. अगर आप कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन पूरा ले लिया तो फैट अपने आप फॉलो करेगा. ओके, सो कार्बोहाइड्रेट का डेली इनटेक कितना होना चाहिए कैनो स्प्रिंट एथलीट्स के लिए? हियर आई वुड आल्सो लाइक टू से दैट दीज गाइडलाइंस आर जनरलाइज्ड गाइडलाइंस है फॉर पावर स्पोर्ट्स सच एज कैनो स्प्रिंट. हाउएवर हर इंडिविजुअल का बॉडी कॉम्पोजिशन अलग है, हेरिडिटी अलग है, उसका पूरा बॉडी का मेटाबॉलिज्म अलग है, तो वन साइज फिट ऑल वाला रूल डाइट में नहीं चलता है. देयर इज नो मैजिक न्यूट्रिशन चार्ट दैट आई कैन गिव यू कि ओके यू हियर टेक दिस चार्ट एंड अप्लाई इट टू ऑल द एथलीट्स यू हैव. नो, इट डजंट वर्क लाइक दैट. आई एम सो सॉरी टू रिवील दैट, बट या ये जनरल गाइडलाइन है, आप फॉलो कर सकते हैं, बट किसी भी एक स्पेसिफिक एथलीट की स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यू शुड ऑलवेज कंसल्ट विद द डाइटिशियन. ऑलराइट, सो कार्बोहाइड्रेट का रिक्वायरमेंट डेली इनटेक कितना होना चाहिए पावर स्पोर्ट्स में? 4 to 7 ग्राम पर केजी बॉडी मास. ओके, 4 से 7 ग्राम पर केजी बॉडी वेट. ओके, प्रोटीन का कितना होना चाहिए डेली इनटेक? 1 से लेके 1.7 के बीच हो सकता है, बट इफ यू वांट टू टेक एन एवरेज 1.5 इज गुड इनफ. 1 से 1.7 ग्राम पर केजी बॉडी वेट. ओके, सो अगर 50 साल का है, अगर आप 50 किलो की लड़की है और इफ यू थिंक दैट 1 ग्राम इज इनफ फॉर हर, देन, और उसका परफॉर्मेंस ठीक चल रहा है, बॉडी कॉम्पोजिशन ठीक है, आपको बढ़ाने की जरूरत नहीं है. ओके, 14 ईयर एज गर्ल है, सपोज 45 की है और अगर उसका 45 ग्राम प्रोटीन रिक्वायरमेंट है तो 45 की जगह आप 50 कर सकते हैं, एंड दैट्स गुड इनफ फॉर हर. बॉयज है, ज्यादा मस्कुलर है, you can understand ज्यादा muscle mass है, he will need a bit more protein, 1.5 gram per kg body weight you can calculate and give him. Okay, अब now coming to before, during and after. Before एक्सरसाइज करने से पहले कार्बोहाइड्रेट का रिक्वायरमेंट कितना है? 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट. ड्यूरिंग कितना है? 0.5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट ओनली इफ द एक्टिविटी इज लॉन्गर देन 60 मिनट. अगर 1 घंटे से ज्यादा का आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो आपको बीच में भी कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए. कितना? 0.5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट. बाद में कितना लेना है? 0.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, बॉडी मास पर आवर. प्रति घंटा 0.8 ग्राम. दैट इंक्लूड्स एक्सरसाइज, वर्कआउट खत्म होने के, ट्रेनिंग खत्म होने के 2 घंटे बाद तक का पीरियड. राइट, प्रोटीन की बात करें, एज आई टोल्ड यू, डेली इनटेक 1 से 1.7. बिफोर एक्सरसाइज से पहले कितना प्रोटीन लेना है? 0.3 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, ओनली इफ ईटिंग बिफोर 2 to 2.5 आवर्स बिफोर. नाउ प्रोटीन क्या करते हैं बच्चे कि वर्कआउट करने, जोश में वर्कआउट करने से पहले प्रोटीन खा लेते हैं, विच इज टोटली रॉन्ग.
अगर आप प्रोटीन खा भी रहे हैं तो आपको अपने ट्रेनिंग से, जब भी आप ट्रेनिंग करने जा रहे हैं उससे 2 से ढाई घंटा पहले खाना खाना चाहिए, जो भी आप खा रहे हैं, ब्रेकफास्ट और अर्ली स्नैक्स व्हाटएवर। अगर 2 से ढाई घंटे का टाइम नहीं है तो आपने जो प्रोटीन लिया है उसका कोई यूज नहीं है, क्योंकि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में ही लग जाते हैं 2 से ढाई घंटे। अगर आपने प्रोटीन खाया और तुरंत आप कोई भी चीज ऐसी खाई जिसमें प्रोटीन हो और आप 15 मिनट बाद एक्सरसाइज करने चले गए, दैट प्रोटीन विल नॉट हेल्प यू एट ऑल इन योर परफॉर्मेंस, बल्कि इट विल अफेक्ट इट, उसमें डेट्रीमेंटल इफेक्ट हो सकता है। डेट्रीमेंटल इफेक्ट मतलब वो हिंडर करेगा, क्योंकि प्रोटीन पचाने में भारी होता है, थोड़ा टाइम लगाता है, तो कई बार आपको वॉमिटिंग होने का प्रॉब्लम हो सकता है, पेट में डिस्टर्बेंसेस, गट में डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं। सो मेक श्योर कि अगर पहले प्रोटीन ले रहे हैं तो 0.3 ग्राम पर केजी बॉडी वेट ही लेना है, और वो भी 2 से ढाई घंटा पहले। ड्यूरिंग एक्सरसाइज के बीच में किसी भी तरह का प्रोटीन लेने की जरूरत नहीं है। आई हैव सीन एथलीट्स, दे आर ईटिंग प्रोटीन बार ड्यूरिंग द वर्कआउट, which doesn't make any sense. It will not help you. In fact, it will hinder the performance. After कितना है, 15 से 20 ग्राम प्रोटीन आपको तुरंत ट्रेनिंग के बाद लेना होना चाहिए, या तो 15 से 20 ग्राम से ज्यादा ना जाए, क्योंकि 20 ग्राम से ज्यादा हमारी बॉडी एक बार में तो ले ही नहीं सकती. It cannot consume, and if you have consumed, it will not be utilized properly. It will be discarded with feces. Okay. अगर आपको केजी के हिसाब से चाहिए तो 0.4 ग्राम पर केजी बॉडी वेट. ये गाइडलाइंस इसलिए दिए हैं आपकी फ्यूचर रेफरेंस के लिए, बट इनको और अच्छी तरह से अभी हम आगे समझेंगे. ओके, आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब डिटेल में, अभी बताऊंगी आपको आगे इसके बारे में एग्जांपल्स के साथ. नाउ उससे पहले आई वांट टू टेल यू एनर्जी सिस्टम. सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एनर्जी सिस्टम इन द बॉडी. एनर्जी सिस्टम क्या है? बॉडी एनर्जी कैसे बनाती है. As I already told you कि एनर्जी चाहिए हर काम के लिए, और कैनो और स्टेनो स्प्रिंट एथलीट्स को बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट है, बिकॉज इट इज अ पावर स्पोर्ट्स विद स्पीड. सो एनारोबिक एंड एरोबिक सिस्टम है. नाउ we'll just play this video. Tell me if you can hear the voice or not. Sanjay sir, can you hear it, the voice of the video? Is the sound of the video, I think is it audible? No, it is not audible, ma'am. Sound Not audible, right? Yeah. Sound is not audible. Okay, then I will speak. Okay, but his video is visible, right? Yeah, ma'am. Okay, so बॉडी को हर काम करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है. ओके, सच एज प्रोटीन सिंथेसिस, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, मसल कॉन्ट्रैक्शन, ग्रोथ के लिए, एवरीथिंग, सब के लिए. ATP is the molecule which is the energy carrier of the body. Okay. रेस्पिरेशन यानी श्वसन जो है, ये एक प्रक्रिया है जो एटीपी को यूटिलाइज करके हमारा बॉडी में एनर्जी देती है. ग्लूकोज कहाँ से आता है? खाने से. ऑक्सीजन आता है ब्रीदिंग से. दोनों चीजें माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगी सिंप्लीफाइड फॉर्म में. कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, वाटर बाहर निकलता है, और एनर्जी प्रोड्यूस होता है एटीपी से. ओके, so glucose plus oxygen gives carbon dioxide plus water. Okay, and in this process energy is produced. Right? इसको हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, बिकॉज इस टाइम पे हमारा ऑक्सीजन यूज हो रहा है. ये प्रक्रिया जो है सिर्फ तभी हो सकती है जब इनफ ऑक्सीजन हमारी बॉडी के पास हो. अगर ऑक्सीजन नहीं है तो ये नहीं हो सकता. जब हम हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वी आर नॉट एबल टू ब्रीथ इनफ ऑक्सीजन. If we are not able to breathe enough oxygen, then this reaction cannot happen. Okay? अगर हमारे पास ऑक्सीजन नहीं तो ये नहीं होगा. Now what happens? बॉडी क्या करती है? ग्लूकोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करती है. ये प्रोसेस बिना ऑक्सीजन के किया जा सकता है, इसीलिए हम इसको एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं. ग्लूकोज से लैक्टिक एसिड का कन्वर्सेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन. ठीक है, बिना ऑक्सीजन के इट कैन हैपन, लेकिन इससे बॉडी में ऑक्सीजन डेप्थ क्रिएट हो जाता है. ऑक्सीजन डेप्थ मीनिंग ऑक्सीजन की कमी हो जाती है. जो लैक्टिक एसिड जो बनता है एनारोबिक रेस्पिरेशन में, ये एक तरह का टॉक्सिक प्रोडक्ट है, क्योंकि ये मसल फटीग क्रिएट करता है. तो अगर लैक्टिक एसिड बिल्डअप हो गया है तो हमें बाद में ज्यादा ऑक्सीजन लेना पड़ेगा, डीप ब्रेथ्स. इसीलिए हम एक्सरसाइज के बाद डीप ब्रेथ्स लेते हैं, ताकि ऑक्सीजन का जो कमी क्रिएट हो गया है वो पूरा हो जाए. एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है, दोनों के अपने अपने फायदे हैं.
और अपने अपने नुकसान हैं, बट वी कैन नॉट से दैट वन इज सुपीरियर देन अदर, बिकॉज बॉडी जो है दोनों को ही यूज करती है और दोनों ही जो है important है for an athlete. Okay, now if we go to the next slide, एनारोबिक एंड एरोबिक रेस्पिरेशन के अलावा भी बॉडी में एक प्रोडक्ट है जो एनर्जी देता है, दैट इज क्रिएटिन फास्फेट. जब एटीपी एडीपी में कन्वर्ट होता है, एटीपी इज एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इट इज कन्वर्टेड इनटू एडेनोसिन डाइफॉस्फेट. इस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है, राइट? बट मसल्स में इतना ही एटीपी होता है कि 10 से 15 सेकंड हम सरवाइव कर पाए, उसके बाद जो है एटीपी खत्म हो जाते हैं. उस टाइम पे क्रिएटिन फॉस्फेट, आपने सुना होगा, इसके बहुत सप्लीमेंट भी आते हैं मोनोहाइड्रेट. क्रिएटिन फॉस्फेट क्या करता है, इट डोनेट्स है फॉस्फेट मॉलिक्यूल टू एडीपी, ठीक है, और एडीपी अगेन कन्वर्ट्स इनटू एटीपी, देन इट अगेन ब्रेक्स इनटू एटीपी एडीपी, और इस प्रोसेस जो है थोड़ा और एनर्जी रिलीज हो सकता है, राइट? सो इस तरह से हमने समझा कि एनर्जी पाथवेज क्या क्या है. फर्स्ट इज एटीपी से एडीपी का कन्वर्जन, जो कि एनारोबिक है, राइट? देन देयर इज क्रिएटिन फॉस्फेट है, वो भी एक तरह का एनारोबिक रेस्पिरेशन है, जो कि नाउ ड्यूरेशन देखेंगे हम. 1 से 4 सेकंड में एनारोबिक एटीपी ब्रेकडाउन से हम 1 से 4 सेकंड तक की एक्टिविटी कर सकते हैं विद हाई इंटेंसिटी, राइट, पूरा पावर से. 4 to 10 seconds अगर मसल में एटीपी खत्म हो गया, व्हाट इट विल डू, इट विल स्टार्ट ब्रेकिंग द क्रिएटिन फॉस्फेट. उसमें 4 से 10 सेकंड का मोर एनर्जी इट विल सप्लाई. देन कम्स मसल ग्लाइकोजन, एटीपी प्लस क्रिएटिन फॉस्फेट और मसल ग्लाइकोजन, ये भी एक एनारोबिक है. 10 से 45 सेकंड तक ये प्रोसेस चल सकता है. देन कम्स मसल ग्लाइकोजन, अगर उससे भी लॉन्गर हमने एक्टिविटी किया है, 45 से 120 सेकंड तक का, 2 मिनट तक का, तो एनारोबिक तब होता है लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन, राइट? क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, ग्लूकोज लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है एंड इट इज बीइंग डिपॉजिटेड इन द मसल, राइट? सो लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन हो जाता है, इसको एनारोबिक लैक्टिक रेस्पिरेशन भी बोल सकते हैं. इट लास्ट फ्रॉम 45 to 120 सेकंड. देन कम्स एरोबिक प्लस एनारोबिक, मसल ग्लाइकोजन प्लस लैक्टिक एसिड. जो लैक्टिक एसिड बिल्डअप होता है बॉडी में, वो अगेन लीवर में जाके ब्रेक डाउन होता है और फिर से ग्लूकोज बनाता है. ओके, दूसरे ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड अदर प्रोसेसेस आर इन्वॉल्व. ये 120 से 240 सेकंड की एक्टिविटी के बीच में ये हो सकता है. देन कम्स 240 से 600 सेकंड, यानी कि 10 मिनट तक की, 4 मिनट से लेके 10 मिनट तक की एक्टिविटी में क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है. यानी इतना लंबी अवधि तक आपकी बॉडी बिना ऑक्सीजन के एनर्जी सप्लाई नहीं कर सकती. तो अगर कोई भी इवेंट ऐसा है जो 4 मिनट से या 3-4 मिनट से लेके 10 मिनट तक लास्ट करता है या और भी लंबा लास्ट करता है, तो उस टाइम पे आपको मसल ग्लाइकोजन के साथ क्या क्या चाहिए, फैटी एसिड्स. सो दिस इज जस्ट टू गिव एन आइडिया दैट क्या डिफरेंट फ्यूल्स हैं, क्या डिफरेंट ईंधन है जो बॉडी यूज करती है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए. एटीपी प्लस क्रिएटिन फॉस्फेट, मसल्स में डिपॉजिटेड ग्लाइकोजन जो ग्लूकोज का ही एक फॉर्म है बट मसल और लिवर में डिपॉजिटेड रहता है. देन lactic acid can be a source and then fatty acids. तो यहाँ पे मेन जो टेक अवे है फ्रॉम दिस स्लाइड शुड बी कि अगर हमारा छोटा इवेंट है, कम ड्यूरेशन का हाई इंटेंसिटी इवेंट है, तो उस केस में द एथलीट इज ओनली रिलाइंग ऑन द अवेलेबल ग्लूकोज, क्रिएटिन फॉस्फेट एंड ऑल्सो डिपॉजिटेड ग्लाइकोजन इन द मसल्स. उसके पास फैट को यूज करने का टाइम नहीं है. एंड ऑल्सो one takeaway is कि protein is not involved in all this. Protein is a supporting biomolecule, लेकिन energy देने में protein का role बहुत कम है, especially in power and power sports such as canoe sprint. Okay. Now this is a slide to show again. This tells the same thing. This research paper will show that 1 मिनट तक का activity है तो creatine से produce energy का percent कितना है, 10. ग्लाइकोलाइसिस से 47 to 60% एनर्जी मिला है. ऑक्सीडेटिव, दैट मींस जो ऑक्सीजन को इन्वॉल्व करके होता है क्रेब्स साइकिल, उससे मिला है 30 मिनट से लेके 43 मिनट्स तक. ओके. 500 मीटर कैनो का देखेंगे तो 5% जो हमको मिला है क्या क्रिएटिन फॉस्फेट से मिला है, 29 से 45% हमको मिला है ग्लाइकोलाइसिस से, और 50 से 66 मिला है हमको ऑक्सीडेटिव से. यानी द सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड इज
द लॉन्गर यू आर यूजिंग योर बॉडी, जितना लंबा आपका इवेंट का ड्यूरेशन है, 500 मीटर से लेके आपका 1000 मीटर वाले जो इवेंट्स हैं, उसमें जो है आपको मसल ग्लाइकोजन ज्यादा चाहिए. ओके, दीज आर कैनेडियन स्पोर्ट्स एसोसिएशन की वेबसाइट से ये फिगर्स आपको मिल सकते हैं. नाउ लॉन्गर इवेंट या शॉर्टर इवेंट्स है, उसमें हमको स्लोलम के जो इवेंट्स है या फिर वुमेन्स इवेंट जो भी हैं, ओके, एक्सेप्ट शॉर्टर ड्यूरेशन 200 मीटर के अलावा जो भी इवेंट है उसमें आपको चाहिए एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है 10%, ग्लाइकोलाइसिस 50, एरोबिक 40. सो यू नीड ग्लूकोज या ग्लूकोज और कार्ब लोडिंग. ओके, कार्बोहाइड्रेट लोडिंग यू नीड इन दिस टाइप ऑफ एक्टिविटीज जो कि लंबे ड्यूरेशन चलती है. अगर शॉर्टर है 200 मीटर तक का है तो आपको कार्बोहाइड्रेट लोडिंग की जरूरत नहीं है. You don't need to load your carbohydrates. Okay, you can study, I'll give you the presentation, you can study in depth all these figures, but here I want to just make this concept clear by these tables, that the longer the activity the more carbohydrate you will need. Okay, so protein पे focus नहीं करना है, carbohydrate भी उतना ही important है, right? So अगर 1000 मीटर की बात करेंगे तो pre carbohydrate loading is required. Okay, because you can see कि इसमें anaerobic respiration 0% है, aerobic glycolysis 10% है, और anaerobic glycolysis 10% है, और aerobic activity 90% है. तो aerobic respiration क्या है, जिसमें कि हम फैट को एज ए फ्यूल यूज कर रहे हैं. नाउ एक सिंपल एग्जांपल यहाँ पे देना चाहूंगी मैं. सपोज करिए कि आपका माचिस से हम आग जला सकते हैं, राइट? आपका माचिस या मैच स्टिक जो है वो एक तरह का क्रिएटिन फॉस्फेट है. आपने लाइट किया, फटाफट से जल गया, लेकिन कितने सेकंड जलता है? 10 सेकंड, 12 सेकंड, ठीक है. अगर लंबा है तो थोड़े और सेकंड्स. ओके, सो मैचस्टिक की तरह हो गया क्रिएटिन फॉस्फेट या एटीपी का जो फर्स्ट ब्रेकडाउन होता है. ओके, नाउ कम्स योर, सपोज कि आपने कोई पेपर जला लिया. अगर पेपर को पकड़ के आपने उसको जला लिया तो पेपर चलेगा थोड़ा और देर तक, राइट? वो आपका मसल ग्लाइकोजन हो गया, बट पेपर भी जल्दी ही बर्न हो जाएगा. मैचस्टिक से ज्यादा सेकंड तक चलेगा पर जल्दी बर्न हो जाएगा. Now, if you light a lamp, earthen lamp, दिया, दीपक, ओके, या कोई भी केरोसिन वाला लैम्प, उसमें आपने डाला है फैट, ऑयल या केरोसिन, एंड नाउ इफ यू लाइट इट, वो बहुत देर तक चलेगा. तो जितना लंबा एक्टिविटी उतना ही आपका फैट का यूटिलाइजेशन, जितना छोटा एक्टिविटी उतना आपका कार्बोहाइड्रेट यूटिलाइजेशन. नाउ इस प्रिंसिपल को आई होप आई एम क्लियर, सबको समझ में आया होगा. तो ये समझना है कि जितना छोटा एक्टिविटी है उतना आपको फोकस करना है कार्बोहाइड्रेट पे. जितना आपकी बॉडी एनारोबिक यूज कर रही है, सी एरोबिक सिस्टम 0 to 25% तक यूज है, तो कार्बोहाइड्रेट लोडिंग जरूरत नहीं है. 26 to 50% तक आपकी बॉडी ऑक्सीजन यूटिलाइज करके बना रही है तो कार्बोहाइड्रेट लोडिंग चाहिए. 51 to 75% चाहिए, 76 से 100 चाहिए. Okay, so these are the systems. Now, what should be the ideal diet pattern for providing enough carbohydrate for all these activities? हमने importance पता कर ली कि carbohydrate important है, fat भी important है as a fuel. तो लेना कब चाहिए और एक ideal क्या है? Okay, you have to fuel right to pedal hard. Okay, तो 3 major meal हैं हमारे दिन के, breakfast, lunch, dinner. We all know. Okay, ideally training होनी चाहिए breakfast के बाद. अगर ब्रेकफास्ट के बाद नहीं हो सकती है तो आपको प्री ट्रेनिंग स्नैक्स लेना जरूरी है. प्री ट्रेनिंग और पोस्ट ट्रेनिंग स्नैक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देन कम्स योर लंच. अगर लंच के बाद सेकंड आप इवनिंग का ट्रेनिंग भी होता है, तब भी आपको प्री ट्रेनिंग और पोस्ट ट्रेनिंग स्नैक्स लेना है. कुल मिला के एवरी डे 5 से 6 फ्रीक्वेंट स्मॉल मील्स होने चाहिए. स्मॉल मील्स मतलब ज्यादा मात्रा में नहीं खाना है. क्वांटिटी शुड बी स्मॉल, पोर्शन साइज शुड बी स्मॉल, बट क्वालिटी शुड बी हाई. प्रोटीन रिच, कार्बोहाइड्रेट रिच प्रोडक्ट होने चाहिए, बट ऐसे होने चाहिए जो न्यूट्रिएंट डेंस हो. ओके, अगर ब्रेकफास्ट नहीं कर रहे हैं तो प्री ट्रेनिंग स्नैक्स जरूरी है. अगर डिनर जल्दी करते हैं तो लेट स्नैक्स इंक्लूड कर सकते हैं, मिल्क का ग्लास हो सकता है. अगर डिनर लेट करते हैं तो आप लेट नाइट स्नैक्स को स्किप भी कर सकते हैं. ओके, नाउ प्री ट्रेनिंग फ्यूल की अगर बात करें तो देयर आर सम एग्जांपल. सबसे अच्छे प्री ट्रेनिंग फ्यूल क्या है? स्वीट पोटैटो, शकरकंदी, यैम, ठीक है, बेक पोटैटोस, आलू, कीनवा, लेग्यूम्स, दालें, किसी भी तरह की दाल या कीनवा या जो ग्रेन होता है एक तरह का. नाउ पास्ता, नूडल्स, ब्राउन राइस, ओट्स, बकव्हीट,
and cereal. Buckwheat is puttu, or cereals, किसी भी तरह की cereals, muesli, oats or anything. Okay, so these comes on fourth. इनके ranking दे रखे हैं. फर्स्ट रैंक पे स्वीट पोटैटो है, सेकंड आपका आलू है, कीनवा थर्ड नंबर पे, ब्रेड्स आते हैं 5 नंबर पे, ब्रेड्स, बिस्किट्स, सूजी से बने प्रोडक्ट 5 नंबर पे, 6 पे आते हैं हमारे कॉर्न और राई, 7वें पे आते हैं हमारे जौ और सफेद वाले व्हाइट राइस. ओके, जौ इज बार्ले एंड व्हाइट राइस. तो ये रैंकिंग सिस्टम है, यानी कि आप प्री ट्रेनिंग जो फ्यूलिंग करनी है उसके लिए सबसे अच्छे स्नैकिंग ऑप्शंस क्या है, आलू और शकरकंद, राइट. नाउ अगेन प्री ट्रेनिंग फ्यूलिंग करने के लिए, ट्रेनिंग से पहले खाने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि टाइमिंग. आपके पास कम से कम 60 मिनट का, मिनिमम 1 घंटा, मैक्सिमम 2 से 2.5 घंटा टाइम होना चाहिए, और उसी हिसाब से आपको खाना है. जितना कम टाइम बचा है ट्रेनिंग में उतना ही आपको मात्रा कम करनी पड़ेगी, क्योंकि इट इज नॉट रिकमेंडेड टू ईट राइट बिफोर द ट्रेनिंग. ओके, प्री एक्सरसाइज मील शुड बी हाई इन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, मॉडरेट इन प्रोटीन, लो इन फैट एंड फाइबर. कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होने चाहिए, यानी कि शुगरी फूड्स नहीं होने चाहिए. सीधे डायरेक्ट ग्लूकोज का पाउडर पी लें, वो रिकमेंडेड नहीं है. आपको खाना है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में. ओके, मॉडरेट प्रोटीन होना चाहिए एंड फैट एंड फाइबर कम होना चाहिए, ताकि डाइजेशन फटाफट हो. अगर फैट ज्यादा होगा, फाइबर ज्यादा होगा, तो आपका प्रॉब्लम करेगा डाइजेशन में. तो कितना लेना है प्री ट्रेनिंग कार्बोहाइड्रेट, 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट. ऑप्शंस क्या क्या है, केला, आलू, पास्ता, ब्रेड्स, सीरियल्स एंड एवरीथिंग. प्रोटीन के ऑप्शन है आपके पास, दाल है, मीट, अंडा है, बादाम, कई तरह के और भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह, ये है. एग्जाम्पल देना हो कि एक प्री ट्रेनिंग स्नैक्स अच्छा कौन सा है, यू कैन हैव ए मल्टीग्रेन ब्रेड विद अ लो फैट चीज. ओके, लो फैट चीज के साथ ब्रेड स्लाइस ले सकते हैं, लो फैट मिल्क के साथ सीरियल्स ले सकते हैं, ओट्स का दलिया जैसा बना के खा सकते हैं. ओके, बच्चे को ये कंसेप्ट है कि पीनट बटर इज वेरी हेल्दी, सो मेनी पीपल डू, क्या करते हैं, पहले पीनट बटर सैंडविच खा लेंगे. जैम, पीनट बटर जेली सैंडविच वगैरह प्री ट्रेनिंग फ्यूल में बहुत पॉपुलर है, बट दैट इज नॉट राइट, क्योंकि पीनट बटर इज हाई इन फैट. पीनट बटर में फैट भी ज्यादा है, तो वो डाइजेस्ट नहीं होगा और आपको एनर्जी नहीं दे पाएगा. अगेन वन थिंग इज इंपॉर्टेंट, अगर ट्रेनिंग से 2 घंटा पहले खा रहे हैं तो यू कैन यूज मल्टीग्रेन और ब्राउन ब्रेड. अगर ट्रेनिंग से आधा घंटा पहले खा रहे हैं तो यू कैन जस्ट हैव अ व्हाइट ब्रेड, तो वो ज्यादा आसानी से पचेगी. सो दीज आर द लिटिल थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड. और ये आपको कौन बताएगा और इस बारे में कौन हेल्प कर सकता है, डाइटिशियंस हेल्प कर सकते हैं. ओके, नाउ हाइड्रेशन स्ट्रेटेजी, won't discuss it in detail, but yeah, every day सबको पता है 2 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए. वेदर कंडीशन, ट्रेनिंग टाइम कितना है, ट्रेनिंग का कितनी देर चलती है, इंटेंसिटी कितना है, प्री ट्रेनिंग स्नैक खाया था नहीं खाया था, या आपका स्वेट रेट कितना है, कितना आपको पसीना आता है, उस हिसाब से आपका जो है पानी का कंजम्पशन ऊपर नीचे हो सकता है. बट फिर भी आइडियली आपको प्रैक्टिस से 2 घंटा पहले, 1 घंटा पहले, 30 मिनट पहले, 20 मिनट पहले और 10 मिनट पहले ब्रेक ले लेके सबसे पहले 2 ग्लास पीना है 2 घंटे पहले, उसके बाद हर आधे घंटे के अंतराल पे 1-1 ग्लास पानी पीते रहना है, सो दैट थ्रू आउट द एक्टिविटी आपका हाइड्रेशन, आपका वाटर लेवल कम नहीं होगा. इवन 2 to 3% लॉस इन बॉडी वाटर कैन हेल्प इन डिक्रीज परफॉर्मेंस. इट हैज बीन प्रूवन बाय मेनी रिसर्च स्टडीज. 2 से 3% वाटर लॉस भी आपका परफॉर्मेंस डाउन कर सकता है, सो मेक श्योर इट डजंट हैपन. ओके, नाउ मिड ट्रेनिंग फ्यूलिंग. ट्रेनिंग के बीच में खाना तभी जरूरी है आपका अगर ट्रेनिंग 60 से 90 मिनट से ज्यादा चले तो, अदरवाइज इट इज नॉट रिकमेंडेड कि आप बीच में आप मिड ट्रेनिंग में कुछ प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट खाएं. अगर फिर भी आपको मौसम गर्म है या धूप है या टेम्परेचर ज्यादा है तो आप ले सकते हैं स्पोर्ट्स ड्रिंक वगैरह, इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक ले सकते हैं, ग्लूकोज ले सकते हैं, बट मेक श्योर कि 10% से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट ना हो आपकी ड्रिंक में. ओके, 10%. अगर आपने 100 ml पानी लिया है तो आप उसमें 1 चम्मच 2 चम्मच से ज्यादा ग्लूकोज नहीं डालेंगे. ओके, पोटेशियम सोडियम का सप्लाई होना चाहिए. ओके, यू हैव मेनी फ्यूल करने वाले बहुत सारे ड्रिंक्स अवेलेबल हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स अवेलेबल हैं, ठीक है, ये ORS के घोल अवेलेबल हैं, सो यू कैन यूज एनी ऑफ देम. स्टिमुलेंट्स नहीं होने चाहिए, कैफीन या किसी भी तरह की और इस तरह की चीजें जो आपका कैफीन कंटेंट बढ़ाते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, ऐसे एनर्जी ड्रिंक्स आर नॉट हेल्पफुल. क्योंकि क्या होता है, ये रेड बुल या इस तरह के ड्रिंक से एकदम से पीक होता है और फिर से क्रैश होता है. आप एक बार तो अच्छा फील करेंगे सडनली आफ्टर देयर इनटेक, बट अगेन इट विल क्रैश डाउन, और वो बॉडी के लिए लॉन्ग रन में इज नॉट गुड. सो बेस्ट फ्यूल फॉर बेस्ट ड्रिंक फॉर मिड ट्रेनिंग सेशन आर water, but sometimes added with glucose and electrolyte depending on the weather conditions.
नाउ पोस्ट ट्रेनिंग क्या है? Quickly we'll I'm sure we have a very little time now, so I'll be rushing a little faster here. So post training या post workout आपको क्या खाना चाहिए? So right after workout, ट्रेनिंग खत्म किया, वर्कआउट खत्म किया, 30 मिनट का जो पीरियड है उसको हम बोलते हैं एनाबॉलिक विंडो या फिर अर्ली पोस्ट वर्कआउट फैट बर्निंग पीरियड। इस टाइम पे क्या होता है, बॉडी ने अपना सारा ग्लूकोज और ग्लाइकोजन जितना था यूज कर लिया है, नाउ इट हैज नो फ्यूल, सो बॉडी इज यूजिंग फैट। अभी बॉडी का मेन सोर्स ऑफ एनर्जी हो गया है फैट। सो इफ यू वांट टू लूज वेट, यू हैव टू वेट, और इस 30 मिनट तक आपको कुछ नहीं खाना है, और यू हैव टू लेट योर बॉडी यूज द फैट। अगर वेट मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो राइट आफ्टर एक्टिविटी आपको कुछ नहीं खाना चाहिए, बट अगर वेट आपका प्रॉपर है तो आपको खाना चाहिए। कितना खाना चाहिए, आई टेल यू। सो राइट आफ्टर वर्कआउट जो है एनाबॉलिक विंडो है। इस टाइम पे हमारा ब्लड शुगर लो है, इंसुलिन सेंसिटिविटी हाई है, ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो रहे हैं। सो एनाबॉलिक विंडो में अगर आपने कार्बोहाइड्रेट और अमीनो एसिड्स लिए हैं, जैसे BCA वगैरह सप्लीमेंट लोग यूज करते हैं, या कुछ इसी टाइप के दूसरे कई सप्लीमेंट्स, इस टाइम पे वो आपको सबसे ज्यादा इफेक्ट देंगे, क्योंकि बॉडी उसको अपटेक करने के लिए रेडी है। तो एनाबॉलिक विंडो शुड बी यूज फॉर रीबिल्डिंग ऑफ मसल्स की रिपेयरिंग के लिए और ग्लाइकोजन स्टोर को बढ़ाने के लिए यूज की जानी चाहिए। बट अगर आपका पर्पस है टू बर्न फैट मास, इफ यू आर ट्राइंग टू, द ओल्डर एथलीट्स हु आर ट्राइंग टू वॉच देयर वेट, उनको इस पीरियड में कुछ नहीं खाना चाहिए, 30 मिनट्स वेट करना चाहिए, सिर्फ पानी पीना चाहिए। ओके, नाउ पोस्ट ट्रेनिंग फ्यूलिंग में दूसरा पीरियड आता है, यानी कि 30 मिनट जब पास हो गए हैं, जो एनाबॉलिक विंडो हमारी खत्म हो गई, 30 मिनट पास हो गए, नाउ आपके काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स जो है एपिनेफ्रिन और दूसरे कॉर्टिसोल वगैरह रिलीज होने लगते हैं, और वो क्या करते हैं, आपका जो एनाबॉलिक विंडो था उसकी एक्टिविटी को कम कर देते हैं, राइट। तो अगर आपका फैट बर्निंग का आपका गोल है तो आपको 30 मिनट कुछ नहीं खाना है, उसके बाद खाना है। पर अगर ऐसा कोई गोल नहीं है, आपका वेट परफेक्ट है, तो यू शुड स्टार्ट ईटिंग एज सून एज यू फिनिश योर एक्टिविटी। 10 से 15 मिनट बाद आप खाना शुरू कर सकते हैं। खाना क्या है, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फ्रूट्स आर द बेस्ट इन दिस फेज। 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, वो आप पहले भी मैं टेबल में बता चुकी हूँ। बट हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड खाना है, ऐसे फूड जो जल्दी से ग्लूकोज दे बॉडी को, सच एज बनाना या मील रिप्लेसमेंट्स या बहुत तरह के पाउडर्स वगैरह आते हैं, ठीक है। सो प्रोटीन भी इस टाइम पे आपको लेना है 0.5 ग्राम, दैट हैज बीन डिस्कस्ड इन द टेबल अर्लियर। बट 20 ग्राम से या 40 ग्राम से ज्यादा तो कभी भी एक्सीड नहीं करना है। अगर आप प्रोटीन शेक भी ले रहे हैं तो 2 से लेके 2.5 स्कूप इज इनफ, ओके, उससे ज्यादा आपको नहीं जाना है, ओके। यूजुअली इस टाइम पे, क्योंकि वर्कआउट के ठीक बाद जो है कई बार खाने का मन नहीं होता है, बट खाना जरूरी है, क्योंकि इस टाइम पे अगर आपने खाया तो रिकवरी फास्ट होगा। तो इसीलिए जो है सप्लीमेंट में प्रोटीन शेक वगैरह हेल्पफुल हो सकते हैं, क्योंकि कई बार एथलीट्स का मन नहीं होता कि वो बैठ के कुछ खाएं। उस टाइम पे अगर हम उनको, चिकन इज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, अगर हम उनको चिकन खिलाना चाहें, चीज खिलाना चाहें, पनीर खिलाना चाहें, दैट इज नॉट वेरी फिजिबल। सो दैट टाइम दीज फ्रूट्स और आपके प्रोटीन शेक वगैरह काम आ सकते हैं, या फिर स्मूदी, दूध के साथ बनाया हुआ कोई भी मिल्क शेक वगैरह काम आ सकता है। पोटेशियम का हमें ध्यान रखना है, पोटेशियम भी स्वेटिंग में बहुत लॉस होता है। तो पोटेशियम का कुछ हमको सप्लीमेंट लेना चाहिए। बनाना, पोटैटो, रेजिन्स, योगर्ट मतलब दही, टमाटर, ड्राई फ्रूट्स, ये सब अच्छे सोर्स है पोटेशियम के। सो ये सब आपकी पोस्ट ट्रेनिंग फ्यूलिंग में काम आ सकते हैं, ओके। पानी कितना पीना है आफ्टर एक्सरसाइज, 2 ग्लास यानी 500 ml, या फिर जितना वजन घटा है पर पाउंड के लिए आपको 2 ग्लास पानी पीना है। अगर आपका 3 पाउंड वेट लॉस हुआ है तो आपको 6 ग्लास पानी पीना है, राइट। तो यानी जितना स्वेटिंग हुआ है, जितना वेट लॉस, अगर ट्रेनिंग से पहले 54 था, ट्रेनिंग के बाद 53 वेट हो गया है, तो आपको 2 ग्लास या पाउंड में कन्वर्ट करके किलो को आपको उतना पानी पीना है। बट 2 ग्लास तो पीना ही पीना है राइट आफ्टर योर ट्रेनिंग। बट वाटर शुड ऑलवेज बी सिप्ड। एथलीट्स को हमेशा सिप करके वाटर पीना चाहिए, ना कि गल्प डाउन करके, लाइक लगातार पीना नहीं चाहिए ऊपर से। सिपिंग इज मच बेटर, ओके। कार्बोहाइड्रेट लोडिंग की बात करेंगे इन वेरी शॉर्ट। कार्बोहाइड्रेट लोडिंग क्या है? कार्बोहाइड्रेट लोडिंग, जैसे मैंने आपको बताया कि जब बॉडी को जितना ज्यादा काम करेगी उतना ज्यादा उसको ग्लूकोज की जरूरत पड़ेगी, ओके। एनारोबिक रेस्पिरेशन की जरूरत पड़ेगी जब तक कि इनफ ऑक्सीजन नहीं ले पाता, ओके। उस टाइम पे क्या कर सकते हैं, हमारा कार्बोहाइड्रेट लोडिंग इज अ स्ट्रेटजी टू मैक्सिमाइज योर ग्लाइकोजन स्टोर। ग्लाइकोजन इज व्हाट? ग्लूकोज का स्टोर्ड फॉर्म। मसल्स में स्टोर होता है, लिवर में भी स्टोर होता है, बट ग्लाइकोजन स्टोर शुड बी
जितने ज्यादा होंगे उतना आप लास्ट कर पाओगे। अपर लिमिट फॉर स्टोरिंग ग्लाइकोजन इज 15 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। मैक्सिमम लिमिट है ग्लाइकोजन स्टोर करने की 15 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, इतना ही आप स्टोर कर सकते हो। दूसरी चीज है 80% ग्लाइकोजन इज स्टोर्ड इन द मसल एंड 20% इन द लिवर। 80% मसल्स में है, यानी जितने आप मस्कुलर होगे, जितने आपके पास मसल है, अगर स्टोरेज रूम ही नहीं है तो कार्बोहाइड्रेट को स्टोर कहाँ करेंगे? मसल में स्टोर होता है। अगर मसल ही नहीं है आपके पास तो आप कहाँ ग्लाइकोजन स्टोर करेंगे? तो इसलिए मस्कुलर बॉडी इज रिकमेंडेड इन पावर स्पोर्ट्स सच एज कैनो स्प्रिंट, बिकॉज वैसे भी अपर बॉडी मास ज्यादा होना चाहिए कैनो स्प्रिंट में, मस्कुलर होना चाहिए अपर बॉडी, और उसमें जितना मसल होगा उतना ग्लाइकोजन स्टोर होगा। नाउ कार्बोहाइड्रेट लोडिंग इज अ वेरी बिग टॉपिक। ये मैं सिर्फ आपको इस टर्म से इंट्रोड्यूस कराना चाहती थी इस बारे में, आप ताकि और पढ़ सकें। बट 6 डे कार्बोहाइड्रेट लोडिंग की जाती है, 3 डे भी की जाती है, और समटाइम्स 1 डे रेजिम भी फॉलो किया जाता है। इसके बारे में आप और डिटेल्स कई सोर्सेज से पता कर सकते हैं। नाउ करते कैसे हैं? फर्स्ट थिंग इज, पहले आप क्या करते हैं, अपने ग्लाइकोजन के स्टोर को बिल्कुल कम कर देते हैं। बिल्कुल कम कर देते हैं मतलब बहुत हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करते हैं और लो कार्बोहाइड्रेट डाइट लेते हैं। उससे क्या होता है कि आपकी बॉडी सारा ग्लाइकोजन जो है 50% तक आपका ग्लाइकोजन जो है कम हो जाता है। देन आफ्टर, जब उसके बाद जब आप ग्लाइकोजन कम हो गया है तो क्या होगा, इससे क्या होता है, बॉडी जो है एक्टिवेट हो जाती है ग्लूकोज के अपटेक के लिए। ओके, इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, बॉडी इज रेडी टू अब्सॉर्ब मोर ग्लूकोज, क्योंकि आपने उसकी ग्लाइकोजन स्टोर कम कर दिए, खाली कर दिया स्टोर रूम, राइट? So when your muscles are depleted of glycogen, then you start carbohydrate loading. शुरुआत के अगर आप 6 दिन का रिजीम कर रहे हैं तो फर्स्ट 3 डे में हम कार्बोहाइड्रेट डिप्लीशन करते हैं, और उसके बाद लास्ट 3 डे में हम कार्बोहाइड्रेट बढ़ाते हैं। ओके, 8 से 10 ग्राम पर केजी बॉडी वेट कार्बोहाइड्रेट लेना शुरू करते हैं, यानी टोटल डाइट में 70 to 80% कार्बोहाइड्रेट होता है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, नॉट शुगर, नॉट सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट 70 से 80% आपका डाइट, इस तरह का डाइट लेते हैं तो क्या होता है, जो ग्लाइकोजन स्टोर कम हुए थे वो वापस से भरने लगते हैं और पहले से ज्यादा भरते हैं। पहले आपके मसल्स में अगर 20 ग्राम था तो कार्बोहाइड्रेट लोडिंग के बाद 30 से 35 ग्राम तक भी हो सकता है। ओके, कार्बोहाइड्रेट हमेशा लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स कार्बोहाइड्रेट लेने चाहिए, जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 हो। यू कैन फाइंड अ लॉट ऑफ टेबल्स ऑन द इंटरनेट जिसमें आपको कई तरह के फूड्स का कितना ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो मिल जाएगा। ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक लाइन में समझाऊं तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स इज इंडिसी विच टेल्स अस कि कोई भी फूड जो है कितना जल्दी डाइजेस्ट होके ग्लूकोज को रिलीज करता है ब्लड में। अगर मैं डायरेक्ट ग्लूकोज पीती हूँ तो वो तुरंत ब्लड स्ट्रीम में अवेलेबल हो जाता है, दैट मींस उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स इज 100%। अगर मैं आलू की बात करूं तो 60%, 70%। ओके, जितने ज्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, अगर चना दाल वगैरह खाऊंगी उनमें भी कार्बोहाइड्रेट है, बट उसको पचने में और ग्लूकोज रिलीज करने में टाइम लगेगा, सो उनका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो इट्स बिलो 55। तो सिंपल स्ट्रेटेजी, आपको कंपटीशन से कुछ दिन पहले कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंट डाइट लेनी है और उसके बाद एकदम से कार्बोहाइड्रेट बढ़ाना है और एक्टिविटी कम करनी है। पहले एक्टिविटी ज्यादा, कार्बोहाइड्रेट कम, बाद में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा, एक्टिविटी थोड़ी कम। तो इससे क्या होगा, आपके मसल ग्लाइकोजन स्टोर जो है वो मैक्सिमाइज हो जाएंगे बिफोर कंपटीशन। बट किसी भी बड़े कंपटीशन से ठीक पहले कार्बोहाइड्रेट लोडिंग नहीं करनी है, आपको पहले फील्ड पे इसको ट्राई करना चाहिए अपने कोच और न्यूट्रिशनिस्ट के सजेशन से। आप 2-4 बार इसको ट्राई करके देखें अपने लेवल पे। इफ यू फील दैट हाँ इट इज रियली हेल्पिंग यू इन योर परफॉर्मेंस, then you will be ready to use it for a big competition. Okay, so now we are coming to the end of our presentation. So what every coach should know about nutrition. Okay, balanced diet is the key. कोई भी एक चीज ज्यादा एक चीज कम नहीं होना चाहिए। बैलेंस डाइट इज द की टू एवरीथिंग। ओके, ऑलवेज कंसल्ट अ क्वालिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट। अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट से कंसल्टेशन कैन रियली हेल्प यू आउट। नो द RDA। RDA इज रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस। हमारी सरकार ने ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन NIN हैदराबाद, उन्होंने पूरा टेबल्स दे रखे हैं। डाइटरी गाइडलाइंस फॉर इंडियंस नाम से एक, if you want I'll give you the details, PDF फाइल आपको इजीली अवेलेबल है, जिसमें सारे RDA दिए हुए हैं, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। यानी एक सामान्य आदमी को इतने वजन के इस आदमी को इतनी कैलोरी पर डे खानी है, इतना प्रोटीन पर डे खाना है, इतना विटामिन B1 चाहिए, B2 चाहिए, B6 चाहिए, B12 चाहिए, क्या अमाउंट आइडियल है वो पता होना चाहिए। सो कोचेस शुड एक्वेंट देमसेल्व्स विद RDA। ठीक है,
अगर आपको RDA पता होंगे तो आप अपना कॉन्वर्सेशन एथलीट और न्यूट्रिशनिस्ट के साथ अच्छे से कर पाएंगे. फूड डायरी एंड रिकॉल्स. आपको एथलीट्स को मोटिवेट करना है कि वो अपना फूड डायरी रखें, अपना डाइटरी कंजम्पशन हमेशा रिकॉर्ड रखें. कभी उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है तो उससे पहले उन्होंने क्या खाया था, क्योंकि इतने इंडिविजुअल डिफरेंसेस है कि कोई भी एक चीज सबके लिए काम नहीं करती. ओके, सो बच्चों को हम जितना, अगर वो 12-14 साल की उम्र से फूड डायरी या फूड रिकॉर्ड रखना शुरू करेंगे तो उनके लिए आसान हो जाएगा ये पता लगाना 17 साल में 18 साल में कि ओके ये चीजें मुझे सूट नहीं करती है, ये चीजें मुझे ज्यादा फायदा करती है, आई एम ओके विद दिस, आई एम नॉट ओके विद दिस. सो फूड डायरी और रिकॉल्स करने का प्रैक्टिस करवाना चाहिए. कोई भी मिरेकल फूड नहीं है. ओके, प्रॉब्लम फूड या मिरेकल फूड को आपको आइडेंटिफाई करना है. अगेन ओके, मिरेकल फूड कोई नहीं है, लेकिन अगर कोई फूड ऐसा है जिससे बच्चे को लगता है कि मुझे फायदा हो रहा है, देन यू शुड इंक्लूड इट इन योर लिस्ट. आपको पता होना चाहिए अपने एथलीट्स के प्रॉब्लम फूड के बारे में और मिरेकल फूड के बारे में. नो वन साइज फिट्स ऑल न्यूट्रिशन प्लान. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, कोई भी एक मैजिक पिल नहीं है. ऑप्टिमम न्यूट्रिशन नीड प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग. अगेन डे टू डे न्यूट्रिशन के लिए प्रॉपर प्लानिंग और मॉनिटरिंग चाहिए. आज 3 दिन आपने डाइट प्लान फॉलो किया और उसके बाद नहीं किया तो आपके रिजल्ट्स नहीं आ पाएंगे. ओके, सो यू हैव टू मेक श्योर कि प्रॉपर प्लानिंग और मॉनिटरिंग हो. न्यूट्रिशनल असेसमेंट, एज आई ऑलरेडी टोल्ड, आपको हर थोड़े 6 महीने 8 महीने में न्यूट्रिशनल असेसमेंट करना चाहिए. अगर एलिट एथलीट्स हैं या अच्छे परफॉर्मिंग एथलीट्स हैं तो उनके ब्लड टेस्ट वगैरह भी रेगुलरली करवाए जाने चाहिए. एटलीस्ट कम से कम एनुअली तो कराए जाने चाहिए. एजुकेटिंग पेरेंट्स, अगर एथलीट्स एकेडमी में नहीं रहते हैं, घर पे रहते हैं, तो पेरेंट्स को एजुकेट करने की, न्यूट्रिशन के लिए अवेयर करने की जिम्मेदारी भी कोच की बनती है. ओके, बिकॉज दे आर मोस्टली इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद पेरेंट्स और फैमिलीज ऑफ द एथलीट. सप्लीमेंट्स आर नॉट मैजिक पिल्स. ओके, सप्लीमेंट्स मैजिक पिल्स नहीं है. सप्लीमेंट्स आर नॉट बैड और नॉट गुड. इट ऑल डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट. कब, कैसे, कहाँ और कितना लिया है, इस पे पूरा मात्रा डिपेंड करती है. ओके, so we will talk about it in a while. Now what every athlete should know. अगर आप एक खिलाड़ी है तो आपको क्या पता होना चाहिए. स्पोर्ट्स स्पेसिफिक ईटिंग हैबिट्स, अपने गेम से रिलेटेड ईटिंग हैबिट्स डेवलप करनी पड़ेंगी. ओके, if you want to become a canoe sprint athlete who is competing in 1000 meter, you have to start eating like one. Okay, and nowadays the world has become a town. Okay, you can access all the information. तो इंफॉर्मेशन एक्सेस करिए, लेकिन उसको यूज करने से पहले कॉम्पिटेंट लोगों से पूछ लीजिए. कोई भी सलाह आप इधर उधर देखते हैं तो उसको सीधे फॉलो ना करें, किसी से, अपने कोच से कंसल्ट करें, कोच अपने साइंटिफिक स्टाफ से कंसल्ट करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा. तो स्पोर्ट्स स्पेसिफिक ईटिंग हैबिट. नेक्स्ट इज टेस्ट शुड नॉट बी योर ड्राइविंग फोर्स. टेस्ट आपका एक क्राइटेरिया कभी भी नहीं होना चाहिए एज ए स्पोर्ट्स पर्सन. अगर आप टेस्टी चीजों के पीछे भागेंगे, टेस्टी खाने के पीछे भागेंगे तो कभी भी गोल पूरा नहीं कर पाएंगे. ओके, डू नॉट फॉलो योर फेलो एथलीट्स ईटिंग हैबिट. जस्ट बिकॉज वन एथलीट इज डूइंग दैट एंड इट इज वर्किंग फॉर हिम, इसका मतलब ये नहीं कि आप पे भी काम करेगा. तो ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है किसी को भी. आप इंटरनेट पे देख के कि ओके दिस ओलंपियन स्टार्टेड ईटिंग दिस एंड दिस वाज द सुपर फूड, इस तरह के कई आर्टिकल्स वगैरह आते हैं. वी सी दैट ऑन एवरीडे बेसिस. इस तरह की कोई भी फैट डाइट्स फॉलो नहीं करनी है. डू नॉट रिवॉर्ड योरसेल्फ विद फूड. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, फूड इज नॉट अ रिवॉर्ड. स्लीप डिप्रिवेशन इज लीडिंग कॉज ऑफ बिंज ईटिंग. फास्ट फूड, जंक फूड या गलत ईटिंग हैबिट्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है नींद की कमी. सो प्लीज मेक श्योर यू स्लीप ऑन टाइम. अपना बायोलॉजिकल क्लॉक फिट रखिए. राइट टाइम पे सोना है, राइट टाइम उठना है. इफ यू जस्ट स्टार्ट डूइंग दिस, यू विल सी कि आपका परफॉर्मेंस में काफी इंप्रूवमेंट हुआ है. अवेयरनेस ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर. कई बार एथलीट में ईटिंग डिसऑर्डर हो जाते हैं. एनोरेक्सिया नर्वोसा है और दूसरे तरह के, ओके, बुलिमिया है. उनके बारे में अवेयर करिए. अगर आपको लगता है कि आपका दिमाग पे हमेशा हावी हो गया है, ऑब्सेशन हो गया है आपको, क्योंकि मेरा प्रोटीन इतना होना चाहिए, इतना होना चाहिए, मेरा बॉडी फैट परसेंटेज 6 से ऊपर नहीं जाना चाहिए या 8% होना चाहिए. यू डोंट हैव टू ऑब्सेस ओवर दीज थिंग्स. ये सब प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर का इंडिकेशन है. सो मेक श्योर कि इस बारे में पढ़ें और इनको समझें कि ईटिंग डिसऑर्डर क्या है. अगर आपको लगता है कि आपको ईटिंग डिसऑर्डर के सिम्टम्स हैं तो उसका भी सॉल्यूशन पॉसिबल है. यू जस्ट हैव टू कंसल्ट विद योर कोचेस. बॉडी इमेज इशू. कई बार क्या होता है इस कैनो स्प्रिंट एथलीट्स में, अपर बॉडी इज वेरी मस्कुलर, और गर्ल्स में ये कई बार जो है उनको बॉडी शेम या बॉडी शेमिंग के लिए की इंसिडेंसेस हो सकते हैं और उनका बॉडी इमेज जो है वो उनको ठीक नहीं लगता उनके दिमाग में. सो बॉडी इमेज इशू को आपको एड्रेस करना है. डाइट हिस्ट्री रखना है.
अपना डाइट हिस्ट्री शुड भी, जैसे पहले भी बताया, फूड डायरी मेंटेन करें, अपना हिस्ट्री रखें कि आपने क्या खाया, कैसे खाया, कब खाया. ओके. वेट हमेशा वॉच करना है. एजुकेट योरसेल्फ फ्रॉम रिलायबल सोर्सेज, वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ वहां से इंफॉर्मेशन नहीं लेना है, हमेशा सोर्स को वेरीफाई करना है. कहाँ है, किसी बुक में पढ़ा है, किसी अच्छी जर्नल में पढ़ा है, किसी भी छोटी मोटी किसी भी वेबसाइट पे पढ़ी हुई इंफॉर्मेशन हमेशा ऑथेंटिक होगी, करेक्ट होगी. इट्स नॉट नेसेसरी. ओके. Again, supplements are not magic pills. Now, last slide is about supplements. What are their pros and cons? Pros हैं, मैं supplements के ना खिलाफ हूँ, ना मैं उनकी बहुत बड़ी सपोर्टर हूँ. It all depends on the context. जरूरत है कि नहीं, ठीक है, उस पर्टिकुलर एथलीट को, उस हिसाब से सप्लीमेंट की नीड डिसाइड होती. प्रोज क्या है? कन्वीनियंस. कई बार आप बहुत, जैसे मैंने कहा कि अगर आपको प्रोटीन चाहिए 10 ग्राम, तो आपको 10-15 ग्राम तो आपको इतना अंडा या इतना इतना खाना पड़ेगा. आप कई बार अगर आप कहीं स्पेसिफिक रेजिडेंशियल एकेडमी में नहीं है, तो आप घर पे आप कुकिंग नहीं करना चाहते, या घर में इतना सपोर्ट नहीं है कि कुकिंग हर टाइप का हेल्दी फूड कुक हो सके, देन इट्स मोर कन्वीनियंट टू जस्ट हैव अ प्रोटीन पाउडर. सो कन्वीनियंस इज द मेजर फैक्टर विच इज ड्राइविंग द सप्लीमेंट इंडस्ट्री. हमारे पास टाइम नहीं है कि हम अच्छा हेल्दी फूड कुक कर पाए. दिन में 6 मील्स 5 मील आपको लेने हैं हेल्दी मील्स, आपके पास टाइम ही नहीं है वो खाने का, तो उस टाइम पे सप्लीमेंट्स, इफ यू हैव नो ऑप्शन, देन सप्लीमेंट्स कैन हेल्प यू. कन्वीनियंस है, सेव टाइम. ऑब्वियसली आपको कुकिंग, प्रिपरेशन, हर चीज में टाइम बचता है. यू जस्ट हैव टू डायरेक्टली ईट देम. डाइट में कोई गैप है अगर किसी एथलीट के, तो वो भी हम सप्लीमेंट से कई बार फिल कर सकते हैं. कई बार ऐसे गैप्स डेवलप हो जाते हैं, बिकॉज स्पेशली इन टीन एथलीट्स, तो उस टाइम पे ये हेल्प कर सकते हैं. ऐसे एथलीट्स जिनका स्मॉल एपेटाइट है, गर्ल्स, वो ज्यादा अमाउंट नहीं खा पाती हैं, बट अगर आपको उसको 120 ग्राम प्रोटीन खिलाना है, बट शी इज नॉट केपेबल टू ईट दैट, क्योंकि आप उसको बोलोगे 2 कटोरी दाल खाना है और उसका पेट ही छोटा है, वो उसका पेट भर जाता है, मन भर जाता है, नहीं खा पाती. व्हाट वी डू इन दैट? सो इन दैट केस इट कैन बी हेल्पफुल. प्री कॉम्पिटिशन नर्वसनेस, अगर कंपटीशन से ठीक पहले नर्वसनेस है, आपको खाना अच्छा नहीं लगता है, उस केस में आपको एनर्जी बार, एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह हेल्प कर सकती है. कई तरह के सप्लीमेंट्स, मील रिप्लेसमेंट हेल्प कर सकते हैं. फास्टर रिजल्ट्स, सम सप्लीमेंट्स विल गिव यू फास्टर रिजल्ट्स, दैट्स वन थिंग. ओके. बट पॉजिटिव प्लेसिबो इफेक्ट, कई बार ऐसा भी होता है कि सप्लीमेंट एक्चुअली में काम नहीं करता है, इट जस्ट हैव अ प्लेसिबो इफेक्ट, यानी कि मेंटली साइकोसोमेटिक इफेक्ट होता है. आपको ऐसा लगता है कि राइट, ये सप्लीमेंट से मेरा परफॉर्मेंस बूस्ट हो रहा है, और सिर्फ आपकी उस पॉजिटिव थिंकिंग की वजह से आपका परफॉर्मेंस अच्छा हो जाता है, जबकि असली में उस सप्लीमेंट में ऐसा कुछ भी नहीं. तो कई बार पॉजिटिव प्लेसिबो इफेक्ट भी सप्लीमेंट से देखने को मिलते हैं. फास्टर रिकवरी होता है बिजी शेड्यूल में. इफ यू आर हैविंग बैक टू बैक टूर्नामेंट्स, कॉम्पिटिशंस, देन इट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन रिकवरी. सप्लीमेंट्स कैन हेल्प यू. पोर्टेबिलिटी, आप अपने साथ में ले जा सकते हैं अपने सप्लीमेंट्स को. जब आप बाहर ट्रैवल कर रहे हैं तो कई बार हेल्दी चीजें अवेलेबल नहीं होती. इन दैट केस दे कैन बी हेल्पफुल. एंड रेक्टिफाई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, ऑब्वियसली अगर आयरन, कैल्शियम, B12, विटामिन डी की कमी है, तो उस केस में डेफिनेटली सप्लीमेंट्स विल हेल्प यू इन ओवरकमिंग द डेफिशिएंसी. ये थे फायदे. कॉन्स क्या क्या है, नुकसान क्या क्या है, क्या बातें हमें ध्यान रखने की है. नॉन रेगुलराइज मार्केट, सप्लीमेंट का मार्केट हाल फिलहाल बिल्कुल भी रेगुलराइज नहीं है. कोई एजेंसी नहीं है जो उनका चेकिंग करती हो, जैसे कि फार्मा कंपनी में होता है या फूड कंपनी में होता है. बिल्कुल भी नहीं. आप सप्लीमेंट के पैकेज में हमेशा एक इंफॉर्मेशन लिखा देगा कि वी डू नॉट क्लेम दैट दीज क्लेम्स आर नॉट वेरीफाइड बाय FDA, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, विच मीन्स दैट उनका कोई भी रेगुलराइजेशन नहीं है. मार्केट बहुत इरेगुलर है. ओके. मिसलीडिंग क्लेम्स, ऑफन देखा गया है दैट 70% ऑफ सप्लीमेंट्स गिव मिसलीडिंग क्लेम्स. वो अपने बॉक्स पे या अपने प्रमोशन में जो बातें बताते हैं, असली में वैसा नहीं होता है. लेबलिंग फ्रॉड, कई बार लेबल पे डिक्लेरेशन प्रॉपर नहीं होता है, उसमें बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस हो सकते हैं जो कि प्रोहिबिटेड हैं या फिर नुकसानदेह हैं. ओके. लेबल पे नहीं लिखा है कि उसमें केफीन है, कैफीन है, लेबल पे नहीं लिखा है कि उसमें स्टेरॉइड्स हैं, लेकिन हो सकते हैं. कई एथलीट्स को इस तरह की पैराडोपिंग का सामना करना पड़ा है, जहां पे कि दे वर इवन नॉट अवेयर कि वो इसमें कोई इस तरह का प्रोहिबिटेड सब्सटेंस है. दे वर जस्ट यूजिंग अ सप्लीमेंट, बट उस सप्लीमेंट में वो प्रोडक्ट वो था. ओके. अडल्ट्रेशन इज अनदर रिस्क, कई बार उसमें मिलावट हो सकती है, क्योंकि ऑब्वियसली सप्लीमेंट इंडस्ट्री वर्क्स ऑन, किसी भी इंडस्ट्री की तरह वहां पे प्रॉफिट इज द मेन थिंग, राइट. कंटेमिनेशन विद बेंड सब्सटेंसेस, ये भी हो सकता है. एक्सपेंसिव होते हैं, ऑब्वियसली जो चीज आप खाने से आसानी से ले सकते हैं वो आपको, सप्लीमेंट्स विल गिव यू अ वेरी एक्सपेंसिव यूरिन,
सो अगर आपको जरूरत नहीं है तो आप ब्लाइंडली सप्लीमेंट्स लेना शुरू ना करें, क्योंकि दे कैन बी रियली कॉस्टली। अवेलेबिलिटी भी प्रॉब्लम हो सकती है, कई बार क्वालिटी सप्लीमेंट्स अवेलेबल नहीं है हर कंट्री में। लैक ऑफ साइंटिफिक एविडेंस, बहुत सारे सप्लीमेंट्स आजकल मार्केट में है, ठीक है, हजारों तरह के, एंजाइम Q10, एलिनिन, वेरियस, ओके, अलार्जिनिन एंड डिफरेंट, बट किसी के भी पास इनफ साइंटिफिक एविडेंस नहीं है और इसीलिए FDA उनको अप्रूवल नहीं दे रहा है, ओके। इसीलिए इन पे ये लिखा रहता है कि FDA ने इन क्लेम्स को अप्रूव नहीं किया है, बिकॉज दे आर नॉट बीइंग मॉनिटर्ड। साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं सप्लीमेंट से एंड इंडिविजुअल वेरिएशन। ऐसा भी हो सकता है कि कोई सप्लीमेंट अच्छा हो, अच्छी कंपनी हो, अच्छा ब्रांड हो, सब कुछ अच्छा हो, वो इफेक्टिव भी हो, बट आप पे काम ना करे। So these things can happen. So this was all. I hope you learned something. I had fun making this and learning through this presentation. Thank you very much for this opportunity, IKCA and Sports Authority of India. If you have any question, comments or concern, please let me know. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you so much. Now we can proceed with the question answer, ma'am. Sure, sir. You can check chat box. Sure, sir. Yeah. Okay. I can see here. First question is, what is the role of green tea or black coffee for an athlete? Okay, good question. Right. Green tea and black coffee can really help in boosting your metabolism. अगर किसी एथलीट का मेटाबॉलिज्म स्लो है, ओके, उसको रिजल्ट्स लेट मिलते हैं, in that case green tea and caffeine can, black coffee also can help, okay. Having black coffee sometimes as a pre-training snack also. Caffeine is not harmful, I would say. In certain amounts it can really help in improving your performance because it definitely stimulates your senses. So black coffee and green tea is not harmful, but as with everything, you should always be careful कि आप excess ना जाए. 2 cups of black coffee or 2 cups of green tea in winters is okay, but just to make it a habit and drinking black coffee in even in warmer climates and 3 or 4 or 5 cups या ज्यादा मात्रा में आप खा रहे हैं तो वो ठीक नहीं है. 1-2 कप ठीक है. ग्रीन टी रात को पीने से ऐसा देखा गया है that those athletes who are having difficulty watching their weights, उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छा है. अगर आपका वेट कंट्रोल आसानी से नहीं होता है then you should definitely try green tea at night. They have many antioxidant, that is also a good thing, catechin and various other antioxidant properties. So it is a good thing, but always in limits, okay. Next. Another question is there, ma'am. The Yes. egg yolk is a good fat or not for canoe sprint? Egg yolk. Egg yolk is eggs in oil and unhealthy oils always, then it is not good. But general बोलूंगी, वैसे वेट पे डिपेंड करता है, बट फिर भी हर एथलीट के लिए एटलीस्ट 2 एग योग खा ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. कैनो स्प्रिंट एथलीट्स इफ दे कंज्यूम 2 eggs विद योग पर डे, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट. बट अगेन इफ यू हैव प्रॉब्लम है, आपका लिपिड प्रोफाइल ठीक नहीं है, कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा है, तो आपके लिए एक योग भी सफिशिएंट हो सकता है, ओके. बट इट इज अ गुड फैट, इट्स नॉट बैड, इट्स अ गुड फैट, बट in limited amount. If you're cooking your omelette, if you're having 4 egg omelette, then you should include only two yolks and only an egg whites for others. 162. Ma'am, another question is there. What is the importance of carbohydrate loading? I think already you have elaborated this. I think I have covered it, and carbohydrate loading is very important for longer duration events. Okay, अगर आपका 500 मीटर से ज्यादा का event है cano sprint में, then you should definitely think about carbohydrate loading, but always it should be supervised. Again. How many days? जी
How many days before we can conduct a trial of carbohydrate loading to the athlete? Competition period, does it affect the performance to the athlete? Okay. So जब आपका प्री कंपटीशन पीरियड चल रहा हो, आई थिंक वी हैव अ एनुअल प्रोग्राम रहता है सबका, जिसमें आपका ट्रांजिशन पीरियड है, कॉम्पिटिटिव जब आप फ्लैट वाटर ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं, ऑन वाटर ट्रेनिंग कर रहे हैं, कम से कम 1 महीना पहले, when you have at least 1 month in your hand, then you can, क्योंकि 15 days तो आपको मार्जिन या बफर पीरियड रखना चाहिए. ओके, तो 1 महीना पहले, 1-1.5 महीना पहले आप अपने लेवल पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं विद कंसल्टेशन विद द न्यूट्रिशनिस्ट. आप 6 डे रिजीम, कई बार 8 डे रिजीम भी करते हैं, 3 डे रिजीम आप करके देख सकते हैं. और उस ड्यूरेशन में आपको मॉनिटर करना है कि सच में परफॉर्मेंस बढ़ा है कि नहीं. ओके, उसके लिए आप अपने टेस्ट बना सकते हैं, टाइमिंग रिकॉर्ड कर सकते हैं. ओके, एथलीट्स आपको बता सकते हैं, किसी क्वेश्चनर बना सकते हैं. So, but yeah, definitely there should be at least 1 month. If you start using it now, आपने पहले कभी नहीं किया है, अब स्टार्ट करना है, तो ठीक कंपटीशन में नहीं, कम से कम 1 महीना पहले 1-2 बार करके देखिए. If it is useful for you, continue with it. Another question is there, ma'am. Yeah. What is saturated and unsaturated fat? Right. Okay. Very nice question. Saturated fat, simple form में वो फैट जो कि रूम टेम्परेचर पे जमे रहते हैं, such as घी. अगर रूम टेम्परेचर पे कोई फैट जमा हुआ है तो वो है सैचुरेटेड फैट. केमिकली बात करूंगी तो दे आर, जैसे डालडा है, ठीक है, डालडा एक तेल होता है, लेकिन उसमें जब हाइड्रोजन एटम्स डाले जाते हैं, हाइड्रोजनेशन किया जाता है, तो डालडा बिकम सॉलिड. सैचुरेटेड फैट वो हो गए. अनसैचुरेटेड फैट जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में रहते हैं, जैसे सारे ऑयल्स आते हैं. ओके, ऑल्सो अनसैचुरेटेड फैट्स किससे बने होते हैं? फैटी एसिड से मिलके बने होते हैं. फैटी एसिड्स कई तरह के होते हैं, चेन के हिसाब से फैटी एसिड का टाइप डिपेंड करता है. ओके, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड पूफा, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड मूफा. ओके, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स एसएफए. सो फैटी एसिड किस टाइप का है फैट में, उस पर डिपेंड करता है कि फैट सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड. बेनिफिट्स की बात करूं, सैचुरेटेड फैट शुड ऑलवेज बी टेकन इन लिमिट्स, बिकॉज क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी है जमने की, राइट, वो रूम टेम्परेचर पे जमते हैं. अगर सैचुरेटेड फैट्स, ट्रांस फैट्स आपने ज्यादा लिए हैं तो वो बॉडी के अंदर जाके भी डिपॉजिट होते हैं. आपके आर्टरीज में, आपके जो भी ब्लड फ्लो करने वाली वेन्स हैं, वहां पर उनका डिपॉजिशन हो सकता है, और उसी वजह से हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना, ये प्रॉब्लम्स हो सकती है. ओके, इसीलिए आपकी डाइट में ऐसा बिल्कुल नहीं है अगेन कि सैचुरेटेड फैट खराब है या अनसैचुरेटेड फैट ही अच्छे हैं. बैलेंस इज द की. आपकी डाइट में रेगुलरली, अगर नॉर्मल पर्सन के लिए बोलूं तो 3 चम्मच तेल और 1 चम्मच घी होना चाहिए 20 ml. 20 ml इज द अपर लिमिट फॉर ए नॉर्मल पर्सन लाइक अस. अगर एक्टिविटी ज्यादा है तो बढ़ा सकते हैं फैट, बट जिसमें से 3 चम्मच हमारा तेल है, 1 चम्मच घी है. सभी फैटी एसिड्स बॉडी के लिए हेल्पफुल है, लेकिन कॉम्बिनेशन होना चाहिए. इसीलिए आपकी डाइट में हर प्रकार के तेल का मिश्रण होना चाहिए. कोकोनट ऑयल इज हाई इन MCTs, ओके, मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड, वो भी होना चाहिए. सरसों भी होना चाहिए, उसमें भी अपनी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है. सोयाबीन काम ले, तो बेस्ट प्रैक्टिस is कि हमेशा तेल को रोटेट करते रहें, या फिर पूरे दिन के खाने में 2 से 4 प्रकार के तेल यूज करें. अगर आपने सैलेड ड्रेसिंग में ऑलिव ऑयल यूज किया है तो आप सब्जी बनाने के लिए सनफ्लावर यूज कर सकते हैं. आप कोई फ्राई प्रोडक्ट खा रहे हैं तो ग्राउंडनट यूज कर सकते हैं. सो जैसे मैंने बताया था, डाइटरी गाइडलाइंस फॉर इंडियन इज अ वेरी गुड. बहुत ही नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने ये बुकलेट बनाया है, फ्रीली अवेलेबल है पब्लिक डोमेन में टू यूज. सभी को वो बुक पढ़नी चाहिए. वो पढ़ के आप सिंप्लीफाइड फॉर्म में इतनी जानकारी जुटा सकते हैं कि आप अपना एक बैलेंस डाइट बनाने के लिए बहुत आसानी से आपको उससे हो जाएगी. उस बुक से, उसमें ऑयल्स का क्या बैलेंस रहना चाहिए, क्या ब्लेंड्स होने चाहिए, वो भी बहुत डिटेल में बताया हुआ है. सो आई एम श्योर यू विल ऑल लुक एट दैट बुक, so you can get more details on this topic over there. So I would take another question. Red Bull. Okay, I already told you Red Bull is not a good sports drink. Okay, Red Bull has excessive amount of caffeine which creates a spike. एकदम से high होता है, then it crashes down. So Red Bull is once in a while. Again, it's all about balance. Once in a blue moon, 25-30 दिन में आपने एक बार कभी एक Red Bull पी लिया टेस्ट के लिए, doesn't matter. But if you make it a habit that during every competition you are going to have Red Bull, then that's a problem. क्योंकि उसके इफेक्ट आपको इमीडिएटली नहीं दिखेंगे. न्यूट्रिशन एक ऐसी चीज है जिसके इफेक्ट तुरंत नहीं दिखते हैं. ये दवाई नहीं है कि एंटीबायोटिक खाया और 3 दिन में आप बीमारी से ठीक हो गए.
नेचुरल फूड को काम करने में टाइम लगता है, इट इज अफेक्टेड बाय वेरियस फैक्टर्स, हजारों फैक्टर है जो इन्वॉल्व हैं, इसीलिए रिजल्ट्स फास्ट नहीं होते हैं, टाइम लगता है। रेड बुल अगर आप रोज पी रहे हैं तो 1-2 साल इफेक्ट नहीं दिखेगा, बाद में आपको दिखेगा, और तब तक आप भूल भी चुके होंगे कि ये इफेक्ट किस चीज से है, बट लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट हो सकते हैं। सो डेफिनेटली अगर आपको एक आइडियल स्पोर्ट्स ड्रिंक बनाना है, वाटर है, आपका इलेक्ट्रोलाइट्स है, ORS वगैरह अवेलेबल है, वो है, या फिर कोई भी एनर्जी ड्रिंक जिसमें 10% से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट ना हो, that is good enough. Another question is there, ma'am. Yeah. Required calorie for an elite paddlers in preparatory phase, completion phase, and transitional phase. I think that's depend on the training. That's that all. Just I gave you that table, right? उसमें लिखा हुआ है पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से। अब 4 से लेके 8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, उसमें से कोई भी आपके लिए आइडियल हो सकता है, बट इट ऑल डिपेंड्स कि आप ट्रेनिंग कितना कर रहे हैं, कितना घंटा कर रहे हैं, और आपका हाइट क्या है, वेट क्या है। सो अगर स्पेसिफिक एनर्जी रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करना है, देन आई डेफिनेटली नीड टू डू योर न्यूट्रिशनल असेसमेंट। I have to meet you in person, और पूरा body composition और assessment के बाद ही I can tell कि okay, you need specifically this much calorie. But here I can only give general guidelines. The next question is, what is best after training, carbo or fat, protein? Best after training, as I already told you, right after training you should consume protein. एटलीस्ट 15 to 20 ग्राम ऑफ प्रोटीन, क्योंकि जो एनाबॉलिक विंडो है, वर्कआउट के ठीक 30 मिनट बाद की जो हमारी एनाबॉलिक विंडो है, उसमें मसल रिपेयरिंग के लिए कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन का इंटेक सबसे फास्ट होता है। तो अगर आपने उस टाइम पे अपना प्रोटीन शेक, BCA, ब्रांचेन अमीनो एसिड सप्लीमेंट या कोई भी जनरल प्रोटीन खा रहे हैं, तो प्रैक्टिस के ठीक बाद खाना चाहिए, ट्रेनिंग के ठीक बाद खाना चाहिए, ज्यादा फायदा करेगा। उसके बाद भी थ्रू आउट द डे अगर आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट सपोज करिए कि 120 ग्राम पर डे है, इट शुड बी ब्रोकन डाउन इन 5 or 6 मील्स। हर बार आप जब खाना खाते हैं तो उसमें 15 से 20 ग्राम प्रोटीन होना चाहिए, बट राइट आफ्टर ट्रेनिंग डेफिनेटली रिकवरी के लिए राइट आफ्टर प्रोटीन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रेनिंग से पहले कार्बोहाइड्रेट इंपॉर्टेंट है, ट्रेनिंग के बाद प्रोटीन इंपॉर्टेंट है। Another question is there, what kind of nutrition plan for explosive endurance like 200-meter event? Yeah, right. 200 meter events. Good. 200 meter event, as I already told you, जब 200 meter event है तो हमारे पास ऑप्शन नहीं है फैट को यूटिलाइज करने का, ओके क्योंकि ऑक्सीजन इनटेक प्रॉपर नहीं है, राइट। सो यू आर ओनली रिलाइंग ऑन क्रिएटिनिन फॉस्फेट, और या फिर आपकी बॉडी में जो ATP और ग्लूकोज जो अवेलेबल है ब्लड में, या थोड़ा बहुत ग्लाइकोजन। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपना जो है डेवलप करना पड़ेगा एनारोबिक स्ट्रेंथ को, ओके उन एथलीट्स के लिए कार्बोहाइड्रेट लोडिंग काम नहीं करेगी, उनको क्या करना पड़ेगा, अपना एनारोबिक रेस्पिरेशन का जो स्ट्रेंथ है वो फ्रीक्वेंट करना पड़ेगा। सो दे नीड हाई इंटेंसिटी, एक्सट्रीम इंटेंसिटी वर्कआउट्स, शॉर्टर पीरियड। इस टाइप के ट्रेनिंग में आपको इस तरह के करने पड़ेंगे। ट्रेनिंग ही आपकी कैपेसिटी बढ़ा सकती है, न्यूट्रिशन नहीं। न्यूट्रिशन कैन हेल्प यू इन sufficing that need, but it will not increase the capacity. So explosive power के लिए सबसे पहले तो आपको यूज करना है ट्रेनिंग मेथड्स। ट्रेनिंग इस तरह से कंस्ट्रक्ट किया जाना चाहिए कि एनारोबिक रेस्पिरेशन कैपेसिटी मैक्सिमाइज हो। उसके बारे में आई एम श्योर वी हैव मेनी लर्नड कोचेस ओवर हियर, सो दे कैन एक्सप्लेन बेटर कि क्या इस तरह की एक्टिविटी है जो एनारोबिक रेस्पिरेशन इंक्रीज करती हैं। बट सम सप्लीमेंट्स हैव बीन रियली बेनिफिशियल, क्योंकि क्रिएटिनिन फॉस्फेट हमारा एक फ्यूल सोर्स है। So creatinine monohydrate have been used and it has been found effective. बहुत स्टडीज हैं उसके सपोर्ट में। बीटा एलेनिन एक है जो लैक्टेट को फिर से साइकिल में लेके आने के लिए हेल्प करता है, बीटा एलेनिन है। सोडियम बाइकार्बोनेट है, क्योंकि लैक्टिक एसिड की जो लैक्टिक एसिड जो बिल्डअप हो जाता है उसको कम करने में सोडियम बाइकार्ब हेल्प कर सकता है। तो देयर आर सम थिंग्स, बट डेफिनेटली यू हैव टू एक्सपेरिमेंट दैट व्हाट वर्क्स फॉर यू। बट फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू इंक्रीज योर एनारोबिक रेस्पिरेशन, दैट इज द फर्स्ट थिंग। Another question is there, क्या सप्लीमेंट से परफॉर्मेंस बढ़ सकती है? I think I covered that already. Supplements मैंने already बताया। Supplements not good, not bad. It all depends कि session was a very well covered and very fruitful. और मुझे उम्मीद है कि सारे कोचेस इसको अप्लाई करेंगे ऑन ग्राउंड, बिकॉज जैसे मैडम ने बोला बैलेंस्ड डाइट कितना इंपॉर्टेंट रोल रखता है, because as I feel diet play very important
part in overall preparation, and diet as per the workload is to be professionally calculated, as I feel. So thanks a lot मैडम, और सभी पार्टिसिपेंट्स को मैं शुक्रिया करना चाहती हूँ, और उम्मीद करती हूँ आज का सेशन बहुत ही फ्रूटफुल इनको मिलेगा और आगे इसको अप्लाई करेंगे ऑन ग्राउंड, और कल इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ. उसके लिए stay safe, stay strong. Thank you so much. Thank you, ma'am. I can hear you. I was here. I think there was some connectivity issue. Thank you, madam. Thank you so much. Very Thank good. you. Thank you for the opportunity. Thank you so much. Thank you. Thank you. Vibha ma'am, can you hear Yes, me? sir. Yeah, sir. I can hear you. Yeah, I think there is some more question, ma'am. Sure, sure. I would love to answer. Yeah, what is the best schedule for an athlete for 1000-meter race? Schedule, as in if you are asking about nutritional schedule, I think then I already, yeah. no, it is depend on the coaching. Okay. Yeah, it So, depends on the coaching. Yeah. whoever So is asking the question, so please schedule consult about your coach. training schedule, your coach will make that. Yeah, Yeah. but supporting nutritional schedule and nutritionist can suggest. But definitely 1000 meter, as I told you, you have to emphasize on carbohydrate, sufficient carbohydrate intake, especially before the competition or training. Yeah, another question is there. Recommend some fruits that enrich in antioxidant. Yeah, every fruit or every colorful fruit and vegetable have different kind of pigments. Okay, बीटरूट की बात करें तो बीटालिन है, वाटरमेलन की बात करेंगे, सिट्रुलिन एंटीऑक्सीडेंट है उसमें, सभी में जियाजेंथीन, जेंथीन, कैरोटीनॉइड्स, बीटा कैरोटीन, सभी कलरफुल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में डिफरेंट टाइप के पिगमेंट्स हैं, एंड दे आर ऑल यूजफुल फॉर द बॉडी. सबको बॉडी को हर प्रकार के कैरोटीन, हर प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत है. इट्स ऑल अबाउट बैलेंस. जब जिस सीजन में जो फ्रूट अवेलेबल है, यू शुड कंज्यूम दैट. फ्रेश लोकल जो मिल सकता है, इंपोर्टेड फ्रूट ऑफ सीजन में कीवी खरीद के खाना कोई भी समझदारी की बात नहीं है, बिकॉज वो जो कीवी आप कंज्यूम कर रहे हैं ऑब्वियसली वो पैक होके, ट्रांसपोर्ट होके, इंपोर्ट होके आई होगी 6 महीने पहले. इट हैज बीन इन अ कोल्ड स्टोर. सो फ्रेश फ्रूट्स आपके सीजन में, रीजन में जो भी अवेलेबल है खाने चाहिए. जितने कलरफुल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाएंगे, यू विल have benefits of all the different sort of antioxidants. Competition, should we have heavy food or not? Definitely not. Heavy food खाएंगे तो obviously आपको vomiting, nausea होने का problem हो सकता है. So heavy foods नहीं, easily digestible, palatable foods are important. Competition से ठीक पहले. हेवी फूड्स खाने के लिए आपका टाइम है, आप ट्रेनिंग के बाद खा सकते हैं जब आप थोड़ा, बट हेवी फूड खाने के बाद आपको एक्टिव रेस्ट में रहना चाहिए. यू शुडंट बी लाइंग डाउन. एक्टिव रेस्ट का फेज होना चाहिए वेयर यू आर मूविंग, डूइंग योर रेगुलर एक्टिविटी राइट आफ्टर हैविंग हेवियर फूड्स. What is the difference between solid, semi-solid and liquid food? The same as you told. Solid is solid. Okay, ठोस पदार्थ है सॉलिड. सेमी सॉलिड जिसमें वाटर कंटेंट ज्यादा हो. सपोज आपका खिचड़ी, जो बीमार लोगों के लिए बनाते हैं राइस का खिचड़ी, Do we have any more questions, sir? Hello. No more question is there, ma'am. Okay. So I would like to extend my sincere thanks to Dr. Vibha ma'am, as she have Thank you so taken a much. very good lecture, very informative, very effective. I think all coaches will get very, they have got a good knowledge and they will implement also. That's the target. Yeah, we have to implement. Yeah, This session will only be useful if we actually implement in field. Yes, ma'am. मैं सभी coaches जो भी attend कर रहे हैं सभी से request कर रहा हूँ कि सभी proper nutrition follow करें, अपने student, अपने players पे उसको apply करें
then only will get the performance. सिर्फ ट्रेनिंग कराना बहुत बड़ी बात नहीं है, उसके साथ प्रॉपर न्यूट्रिशन फॉलो करना, प्रॉपर डाइट चार्ट या प्रॉपर डेली रूटीन फॉलो करना वो बड़ी बात है, जिससे कि हम अपने टारगेट पे पहुंच सकते हैं, टारगेट अचीव कर सकते हैं. सो इस लेक्चर के लिए मैं विभा मैम को बहुत बहुत शुक्रिया मीन्स बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ मैडम को. Thank you, thank you, sir. आई हैव टेकन अ वेरी गुड लेक्चर.